Hi everyone and welcome to our college, and today we're going to learn about C++ STL. Now this is going to be one of the most detailed in-depth lectures of C++ STL on YouTube. Now when we talk about STL, STL stands for Standard Template Library. It is a special library in C++ जिसके अंदर हमारे पास प्री-बिल्ट कंटेनर्स एंड एल्गोरिथम्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं जो हमारे कोडिंग टाइम को या C++ के अंदर कोड करने के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर बनाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग फॉर अ कोडिंग टेस्ट, उसके अंदर वी गेट अ क्वेश्चन जिस क्वेश्चन के अंदर हमें सॉर्ट करना है. अब या तो हम स्क्रैच से कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिख सकते हैं जैसे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट या हीप सॉर्ट, या फिर हम सिंपली STL का सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं एंड एक सिंगल लाइन के अंदर वी विल गेट आवर डेटा सॉर्टेड. इसके अलावा हो सकता है हमारे पास ग्राफ का क्वेश्चन आए जिसके अंदर हो सकता है हमें BFS को अप्लाई करना हो. अब BFS को अप्लाई करने के लिए वील नीड अ क्यू. क्यू को या तो हम टाइम लगाकर स्क्रैच से इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फिर वी कैन सिंपली यूज द C++ STL क्यू कंटेनर जिससे वील बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. एंड दैट इज वाई C++ STL को हम प्रैक्टिकल कोडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स, जब भी हमारे ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं या फिर हम किसी कोडिंग कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. Now when we talk about STL, STL comes in 4 parts, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं DSA के अंदर. दीज आर कंटेनर्स. तो हमारा आज के इस लेक्चर के अंदर जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन कंटेनर्स, पर उसके साथ में हम एल्गोरिथम्स को भी कवर करेंगे विच इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. वील ऑल्सो लर्न अबाउट आइटरेटर्स एंड वील ऑल्सो कवर फ्यू फंक्टर्स जिनको हम कंटेनर्स एंड एल्गोरिथम्स के साथ कभी कभी यूज़ करते हैं. तो हम C++ STL की वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल डे टू डे C++ कोडिंग के अंदर यूज होती हैं आज के लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज आवर फर्स्ट कंटेनर विच इज कॉल्ड वेक्टर. अब वेक्टर से पहले हमने एरेज के बारे में सीखा होगा. जनरली अगर हमें C++ के अंदर एक एरे क्रिएट करना होता है तो हम कुछ इस तरीके से अपने एरे को क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे ही हम अपने एरे को क्रिएट करते हैं हमारे पास मेमोरी के अंदर कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस एलोकेट हो जाती हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एरे एंड हमारे पास इस तरीके का एरे क्रिएट होकर आ जाता है. अब वेक्टर इज वेरी सिमिलर टू अ C++ एरे, पर अगर एरेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे तो हमें वेक्टर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी. बेसिकली C++ के जो एरेज होते हैं इनका साइज कांस्टेंट होता है, यानी एक बार अगर हमने एक एरे डिफाइन कर दिया जिसका साइज 3 होने वाला है, अब रन टाइम के अंदर जब प्रोग्राम रन हो रहा है ना इस साइज को हम 3 से इंक्रीज करके 5 कर सकते हैं ना इसे हम 3 से डिक्रीज करके 2 कर सकते हैं. तो बेसिकली एरे का जो नेचर होता है वो काफ़ी कांस्टेंट टाइप का होता है. लेकिन अगर हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसा कोई कंटेनर चाहिए जिसके अंदर डेटा तो हम एरे की तरह ही स्टोर कराना चाहते हैं और उसे यूज़ भी एरे की तरह करना चाहते हैं, बट वी वांट इट टू बी डायनेमिक, वी वांट इट टू बी एबल टू रीसाइज ऑन रन टाइम, ताकि वो रन टाइम पे इंक्रीज कर सके अपना साइज या डिक्रीज भी कर सके, तो वहाँ पर हम अपने वेक्टर्स को यूज़ करते हैं. अब वेक्टर्स को क्रिएट करना इज़ वेरी सिंपल. हम सिंपली लिखते हैं वेक्टर, फिर जिस भी डेटा टाइप का डेटा उसके अंदर हमें इंसर्ट करना होता है एंड देन अपने वेक्टर का नाम. तो वी हैव ऑलरेडी रिटन द बॉयलर प्लेट कोड फॉर C++. इसमें वेक्टर को क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली इंक्लूड करना पड़ेगा ऊपर वेक्टर को एंड उसके बाद हम अपने वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन सिंपली राइट वेक्टर इंट VEC एंड इस तरीके से हमारे पास हमारा वेक्टर क्रिएट हो गया. अभी ये जो वेक्टर है इसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं है, तो इनिशियली इसका जो साइज है दैट इज इक्वल टू 0. इनफैक्ट इस साइज को हम चेक भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइज फंक्शन. वी कैन राइट वेक्टर डॉट साइज एंड यहाँ पर हमारे पास इसका साइज प्रिंट होकर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0. अब वेक्टर्स साइज में किस तरीके से ग्रो करते हैं मेमोरी के अंदर, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. बेसिकली जब भी हम इस तरीके से इस लाइन को यूज करके वेक्टर को क्रिएट करते हैं हमारे पास ऐसा वेक्टर क्रिएट होता है जिसका साइज अभी 0 के इक्वल है, लेकिन जैसे जैसे वेक्टर के अंदर हम डेटा इंसर्ट करते रहते हैं, लेट्स सपोज अपने वेक्टर के अंदर हमने कोई डेटा इंसर्ट किया. डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं. अब वेक्टर क्योंकि हमारा फर्स्ट कंटेनर है तो इसके हम जितने भी फंक्शंस पढ़ने वाले हैं उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे और उन सारे फंक्शंस को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है. व्हाई? बिकॉज जनरली C++ STL के अंदर मेजॉरिटी कंटेनर्स सेम ही फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं. तो एक बार अगर हमने वेक्टर के फंक्शंस को समझ लिया तो आगे वाले कंटेनर्स के लिए भी वो फंक्शंस उसी सेम तरीके से काम करते हैं, तो उन्हें भी समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. जिसमें से सबसे कॉमनली यूज जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड पुश बैक. तो हम सिंपली लिख सकते हैं वेक्टर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एंड उसके अंदर लेट्स सपोज वी इंसर्टेड 1 इनटू द वेक्टर. अब जैसे ही हमने 1 को इंसर्ट किया हमारे वेक्टर का साइज इंक्रीज होकर हो जाएगा टू 1. तो जैसे कोई नया डेटा इंसर्ट होता है हमारा वेक्टर साइज के अंदर इंक्रीज हो जाता है एंड इसके अंदर डेटा इंसर्ट हो जाता है 1. अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट इंटरेस्टिंग. लेट्स सपोज एक बार हमने पुश बैक किया 1 को एंड नेक्स्ट टाइम अब हम पुश बैक करने वाले हैं एक और डेटा यानी 2.
तो अब हमारे वेक्टर के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, बेसिकली एक और डेटा को इंसर्ट करने के लिए ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर साइज एक बॉक्स से इंक्रीज हो जाएगा और हमारे पास 2 आ जाएगा। मेमोरी के अंदर पहले से डबल साइज का एक वेक्टर क्रिएट होता है एंड फिर उसके अंदर पुराना डेटा आकर कॉपी होता है एंड फिर हम अपने नए डेटा को इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारा साइज इंक्रीज होता है। एंड इफ वी वांट ये अगर इस वेक्टर के अंदर हम एक और नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यही सेम प्रोसेस रिपीट होता है। यानी पहले अगर वेक्टर 2 साइज का था तो इस बार हमारे पास 4 साइज का वेक्टर क्रिएट होने वाला है कुछ इस तरीके से। उसमें पुराना डेटा आकर कॉपी होगा एंड उसके अंदर हम एक नया डेटा इंसर्ट करेंगे। तो वेक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है साइज एंड एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटी एंड दीज आर टू वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। साइज बेसिकली वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो वेक्टर के अंदर स्टोर्ड हैं। यानी एक बार अगर हमने 3 को इंसर्ट किया तो क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होंगे तो हमारे वेक्टर का साइज हो जाएगा 3 के इक्वल। जैसे यहाँ पर इफ आई ट्राई टू इंसर्ट और ट्राई टू पुश बैक नंबर 3 तो उसके बाद हमें पता है हमारे वेक्टर का साइज होने वाला है 3 के इक्वल। तो इसे क्लियर करके रन करते हैं तो यहाँ पर साइज आ गया 3 के इक्वल। लेकिन वेक्टर की कैपेसिटी होती है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इट कैन करेंटली होल्ड। क्योंकि पिछली बार कैपेसिटी 2 थी तो वो कैपेसिटी हर लेवल पे डबल हो जाती है जब हमारा वेक्टर पूरी तरह फिल्ड अप हो जाता है। तो अभी जो कैपेसिटी है यानी कितने नंबर्स इस वेक्टर के अंदर आ सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कॉल्ड कैपेसिटी जिससे हम अपने वेक्टर की कैपेसिटी को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा साइज एंड इफ वी ट्राई टू प्रिंट द कैपेसिटी इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4। तो क्लियर करके इसे रीरन करते हैं एंड हमारे पास साइज 3 है बट कैपेसिटी 4 है। तो इससे हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा वेक्टर एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है जैसे हमने यहाँ पर सीखा। अब हम चाहें तो वेक्टर्स के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेट्स पुश बैक 2 मोर एलिमेंट्स 4 एंड 5। अब इस वेक्टर के ऊपर लूप चलाने के लिए वी कैन सिंपली यूज अ फॉर ईच लूप जिसके अंदर हम लिख देते हैं इंटीजर दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू इन आर वेक्टर एंड वी आर गोइंग टू सी आउट द वैल्यू एंड लास्ट में हम कर देते हैं एंड लाइन। लेट्स सेव इट एंड रन। तो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स इस तरीके से प्रिंट होकर आ जाएंगे। अब वेक्टर्स के साथ और भी इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड फंक्शंस होते हैं जिसमें से हमने साइज एंड कैपेसिटी को देख लिया है, हमने पुशबैक को देख लिया है। जैसे हमारे पास पुशबैक होता है जो वेक्टर के लास्ट में कोई डेटा इंसर्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ वेक्टर लाइक दिस जिसमें वी हैव एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें लास्ट में एक और डेटा ऐड करना है तो उसके लिए हम पुशबैक को यूज करेंगे। पुशबैक का ही एक और ऑल्टरनेटिव होता है विच इज कॉल्ड एम्प्लेस बैक। यानी यहाँ पर इफ आई डू वेक्टर डॉट एम्प्लेस बैक 6 तो हमारे वेक्टर के अंदर सिंपली 6 वाला जो डेटा है एट द एंड ऐड होकर आ जाएगा। अब एम्प्लेस बैक इज वेरी सिमिलर टू पुशबैक। बस पुशबैक क्या करता है, पुशबैक अज्यूम करता है कि जो भी टाइप का डेटा हम स्टोर कराना चाहते हैं अपने वेक्टर के अंदर वो ऑलरेडी उसी टाइप में हमें मिल रहा होगा, जबकि एम्प्लेस बैक इन प्लेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है। अब ये जो चीज़ मैंने बोली ये हमें बिल्कुल भी समझ में अभी नहीं आएगी, ये हमें बाद में समझ में आएगी जब हम पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो अभी के लिए थोड़ा सा पॉज कर लेना है। अभी के लिए सिर्फ इतना सोचना है कि पुश बैक एंड एम्प्लेस बैक बेसिकली लास्ट में ही डेटा इंसर्ट करने का काम करते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो अंडर द हुड की वर्किंग है जिसे हम आगे के कंटेनर्स में सीखने वाले हैं। इसके साथ में ये जो वर्किंग होती है वेक्टर की, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट जो हमें नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स के अंदर, बिकॉज यू विल सी दैट इन अ लॉट ऑफ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स दिस पार्ट दिस इंटरनल वर्किंग ऑफ अ वेक्टर इज नॉट इवन कवर्ड, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड इट कैन इवन बी आस्क्ड एज एन इंटरव्यू क्वेश्चन ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स। इसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन होता है पॉप बैक। पॉप बैक का मतलब होता है कि वेक्टर के अंदर जो लास्ट इंडेक्स वाला डेटा है इसे हम डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट करने के लिए वी कैन सिंपली राइट वेक्टर डॉट पॉप बैक एंड हमें अब इसके अंदर कुछ और पैरामीटर पास नहीं करना। तो ये जो 6 लास्ट में हमने इंसर्ट किया था ये हमारे वेक्टर से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो हमने पुश बैक पॉप बैक को कवर कर लिया है, एम्प्लेस बैक को कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पर जाकर वेक्टर के अंदर डेटा को एक्सेस करना होता है तो वेक्टर्स बेसिकली एरेज की तरह ही वर्क करते हैं, यानी इनके हर एक वैल्यू इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर इंडेक्स। तो किसी भी इंडेक्स का अगर हमें डेटा चेक करना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं वेक्टर एंड स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन के साथ अपने इंडेक्स का नाम, या फिर देयर इज ऑल्सो एन एडिशनल फंक्शन कॉल्ड डॉट एट। डॉट एट के अंदर हम अपना इंडेक्स लिख सकते हैं और उस वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सी आउट कराना चाहते हैं वैल्यू एट इंडेक्स 2, तो इसे लिख सकते हैं हम वेक्टर ऑफ 2 और वेक्टर डॉट एट 2। तो दोनों ही केसेस में वी आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू। लेट्स क्लियर दिस एंड रीरन। तो वैल्यू एट इंडेक्स 2 इज 3 और 3, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 प्रिंट हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास 3 प्रिंट हुआ है। लेकिन जनरली डॉट एट फंक्शन हम इतना प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, हम एरे के सिंटैक्स के साथ ज़्यादा फेमिलियर होते हैं एंड दैट इज वाई वी प्रेफर द स्क्वायर नोटेशन। यानी इसी तरीके से एरे लाइक नोटेशन की हेल्प से हम अपने वेक्टर के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। इसके अलावा देयर आर 2 मोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस
कॉल्ड फ्रंट एंड बैक। कभी भी अगर हमें वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट चाहिए होता है तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम अपना फ्रंट फंक्शन यूज करते हैं एंड लास्ट एलिमेंट के लिए हम अपना बैक फंक्शन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर वी कैन प्रिंट द एलिमेंट एट फ्रंट, तो उसके लिए वी कैन राइट वेक्टर डॉट फ्रंट विद एंड ऑफ लाइन, एंड सिमिलरली हम अपना लास्ट एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग वेक्टर डॉट बैक। लेट्स क्लियर दिस एंड रन। तो फ्रंट में हमारे पास एलिमेंट है 1 के इक्वल, बैक में हमारे पास एलिमेंट है 5 के इक्वल। तो इन फंक्शंस को भी हमने कवर कर लिया है। अब वेक्टर को नॉर्मली क्रिएट करके उसके अंदर एलिमेंट्स को पुश बैक करने के अलावा भी कई सारे तरीके होते हैं जिसमें डायरेक्टली हम वेक्टर को इनिशियलाइज कर सकते हैं विद सम वैल्यूज। जैसे नॉर्मली एरे को इनिशियलाइज करने के लिए वी यूज करली ब्रेसेस, वैसे ही वेक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए भी हम करली ब्रेसेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट अस रिमूव ऑल ऑफ दिस, एंड इफ वी वांट टू इनिशियलाइज अ वेक्टर विद सम वैल्यूज तो हम सिंपली लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास वही सेम वैल्यूज आकर प्रिंट हो जाएंगी। लेट्स सेव दिस एंड रन। तो वील गेट ऑल ऑफ आर वैल्यूज। 5 इसलिए नहीं आया बिकॉज वी आर पॉपिंग बैक द लास्ट एलिमेंट। लेट्स सेव एंड रीरन। तो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर हमें ऐसा कोई वेक्टर बनाना है जिसका हम साइज बताना चाहते हैं एंड उस पूरे वेक्टर के अंदर हम सेम वैल्यू रखना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दैट वैल्यू अगेन एंड अगेन हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके का सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम एक 3 साइज का वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हर एक वैल्यू 10 के इक्वल होने वाली है। तो यहाँ पर इफ आई क्रिएट अ वेक्टर लाइक दैट, हम 3 साइज का वेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हर एक वैल्यू 10 है, तो एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे तो वील गेट 10। अगर लेट्स सपोज हमें 10 साइज का एक वेक्टर क्रिएट करना है जिसमें हर एक वैल्यू -1 होने वाली है, तो उस केस में हमारे पास 10 टाइम्स -1 आ जाएगा। अब ये जो सिंटैक्स है इसकी इंपॉर्टेंस हमें अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम एक बार डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करेंगे तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर व्हेन वी लर्न अबाउट टैब्यूलेशन, तो टैब्यूलेशन के अंदर जनरली हमें डीपी वेक्टर्स या डीपी एरेज 1D एरे 2D एरे बनाने पड़ते हैं जिसके अंदर वी इनिशियलाइज दीज एरेज और मेट्रिसेस विद सम इनिशियल वैल्यूज। या फिर जब हम मेमोराइजेशन भी करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग तब ऑल्सो वी ट्राई टू इनिशियलाइज आर डीपी वेक्टर और मैट्रिक्स विद सम इनिशियल वैल्यूज। तो वहां पर उस इनिशियलाइजेशन के लिए हम इस सिंटैक्स को बहुत बार यूज करते हैं। तो अभी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं लग रही होगी, बट दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट सिंटैक्स व्हेन वी टॉक अबाउट एडवांस्ड डीएसए। इसके अलावा देयर इज वन मोर सिंटैक्स। अगर हमें वेक्टर 1 के एलिमेंट से वेक्टर 2 को इनिशियलाइज करना होता है तो उसके लिए सिंपली हम पेरेंथेसिस के अंदर यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर सकते हैं अपना वेक्टर 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी क्रिएटेड अ वेक्टर ऑफ इंटीजर वैल्यूज कॉल्ड वेक्टर 1 जिसे हमने इनिशियलाइज किया है विद 1 2 3 4 5 वैल्यूज। अब हम इसके अलावा क्रिएट करते हैं एक और वेक्टर विच वी कॉल वेक्टर 2 जिसे हम वेक्टर 1 की वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हम सिंपली वेक्टर 2 के पेरेंथेसिस में वेक्टर 1 लिख सकते हैं। और अब वेक्टर 2 के जब एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास वेक्टर 1 के ही एलिमेंट्स प्रिंट होने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं टू क्रिएट अ वेक्टर, टू इनिशियलाइज अ वेक्टर विद सम इनिशियल वैल्यूज, एंड इसके साथ में वी ऑल्सो कवर्ड दीज फंक्शंस। अब कुछ और फंक्शंस की बात करते हैं। नेक्स्ट 2 और फंक्शंस होते हैं वेक्टर्स के साथ विच आर कॉल्ड इरेज एंड इंसर्ट। अब ये जो दोनों ही फंक्शंस होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली फंक्शंस हैं। कॉस्टली कहने का मतलब है कि अभी तक जो हमने पुश बैक देखा, पॉप बैक देखा, एम्प्लेस बैक देखा या फ्रंट एंड बैक देखा, ये जो फंक्शंस हैं ये बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर काम करते हैं यानी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज़ रियली गुड। लेकिन जो हमारा इरेज एंड इंसर्ट फंक्शन होता है दे वर्क इन बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस। अब क्यों ऐसा होता है वो हमें इन दोनों फंक्शंस को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दिस इरेज फंक्शन। तो इरेज फंक्शन एज द नेम स्टेट्स इज यूज्ड टू इरेज सम एलिमेंट और अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स इन द वेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लास्ट से कोई एलिमेंट इरेज करना होता है तो उसके लिए तो हम सिंपली पॉप बैक यूज कर सकते हैं। अब इसमें लेट्स सपोज हमें इंडेक्स नंबर 0 वाले एलिमेंट को इरेज करना है तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं वेक्टर डॉट इरेज एंड उसके साथ में वी नीड टू पास द पोजिशन ऑफ दिस एलिमेंट। अब ये जो पोजिशन है ये हम इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स नहीं पास करते। इस पोजिशन को पास करने के लिए वी यूज अ स्पेशल थिंग कॉल्ड आइटरेटर। आइटरेटर्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, पर अभी के लिए लेट अस राइट दिस वेक्टर डॉट बिगिन। वेक्टर डॉट बिगिन बेसिकली हमें पोजीशन दे देता है ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वेक्टर, यानी इंडेक्स 0 वाला एलिमेंट जहां पर है ये इसकी हमें एक तरीके से सोच सकते हैं लाइक अ पॉइंटर। मेमोरी के अंदर जो पर्टिकुलर पोजीशन है वो रिटर्न करता है हमें वेक्टर डॉट बिगिन। तो जब भी हम 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को इरेज करना चाहते हैं तो उसकी पोजीशन पास करने के लिए वी यूज दिस थिंग कॉल्ड वेक्टर डॉट बिगिन। तो हम इरेज फंक्शन के अंदर वी पास दिस एंड इससे क्या होगा, हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कंप्लीटली यहाँ से इरेज हो जाएगा। तो इसे एक बार ट्राई करते हैं। वी हैव आर वेक्टर जिसके अंदर वी आर डूइंग वेक्टर डॉट इरेज एंड वेक्टर डॉट बिगिन।
तो वेक्टर के एलिमेंट्स को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो वी वोंट बी एबल टू सी 1, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 2 से स्टार्ट होंगे. सिमिलरली लेट्स सपोज नेक्स्ट टाइम अगर हमें इरेज करना है द वैल्यू एट इंडेक्स 2, तो इस इंडेक्स 2 वैल्यू को इरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा वेक्टर डॉट बिगिन यहाँ पर पॉइंट कर रहा है. अगर हमें नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है तो वेक्टर डॉट बिगिन में हम +1 कर सकते हैं, अगर उससे भी नेक्स्ट पोजीशन में जाना है तो एक और +1 कर सकते हैं. तो अगर इंडेक्स 2 को हमें डिलीट करना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं वेक्टर डॉट बिगिन +2. तो इससे जो थर्ड वाली वैल्यू है ये हमारे लिए डिलीट हो जाएगी. तो वेक्टर डॉट बिगिन +2, ये जो चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं दिस इज प्रिटी सिमिलर टू हाउ पॉइंटर्स वर्क इन C++, जिसके बारे में वी ऑलरेडी स्टडीड अ लॉट, वी हैव ऑलरेडी मेड अ डेडिकेटेड लेक्चर. बट अंडर द हुड दिस इज नॉट अ पॉइंटर बट इज एक्चुअली एन आइटरेटर. इसे जब हम रन करेंगे तो अब हमारी जो सीरीज है उसके अंदर 3 मिसिंग है क्योंकि हम इंडेक्स 2 पर पहुंच गए वेक्टर डॉट बिगिन +2 करके. अब इरेज से हम चाहें तो एक रेंज ऑफ नंबर्स को भी इरेज कर सकते हैं. यानी लेट्स सपोज हम 2 और 3 दोनों को इरेज करना चाहते हैं तो इरेज फंक्शन को हमें स्टार्टिंग में एक स्टार्ट पास करना पड़ेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्ट, एंड एक एंड पास करना पड़ेगा. तो इस रेंज के बीच के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे. इस रेंज के अंदर हमारा स्टार्ट इंक्लूडेड है बट आर एंड इज नॉट इंक्लूडेड. जैसे फॉर एग्जांपल हमें 2 और 3 इन दोनों नंबर्स को यहाँ से डिलीट करना है तो इसके लिए स्टार्ट हो जाएगी ये पोजिशन. दिस पोजिशन इज बेसिकली इक्वल टू वेक्टर डॉट बिगिन +1 एंड द एंडिंग पोजीशन, क्योंकि हमें इसे भी डिलीट करना है तो इससे जस्ट आगे वाली पोजीशन हम पास करेंगे ताकि हमारा ये वाला एलिमेंट इंक्लूड ना हो, सिर्फ यहाँ तक हमारे एलिमेंट्स डिलीट हो. तो उसके लिए हम पास करेंगे वेक्टर डॉट बिगिन +3. तो ये स्टेटमेंट लिखकर हमारे ये दोनों नंबर्स डिलीट हो जाएंगे. लेट अस ट्राई टू डू दिस. यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा वेक्टर डॉट बिगिन +2 एंड एंड हो जाएगा वेक्टर डॉट बिगिन +3. लेट्स क्लियर दिस एंड रन. तो हमारे पास 2 और 3 अब हमारी सीरीज से मिस हो गए हैं या इरेज हो गए हैं. सो दिस इज हाउ इरेज वर्क्स. अगर इरेज से बहुत सारे एलिमेंट्स इरेज होते हैं तो ये याद रखना है कि इरेज हमारे वेक्टर का साइज जो है उसे चेंज कर देता है पर कैपेसिटी वैसे के वैसे रहती है. तो चाहे इरेज फंक्शन हो गया या क्लियर फंक्शन हो गया, ये साइज को चेंज करते हैं, कैपेसिटी को चेंज नहीं कर पाते. इसके साथ में वी ऑल्सो हैव अ फंक्शन कॉल्ड इंसर्ट फंक्शन. अब इंसर्ट से पहले हमने पुश बैक देखा है, प्लेस बैक देखा है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स को लास्ट में इंसर्ट करते हैं. अगर हमें बीच के किसी इंडेक्स पोजिशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट को यूज करते हैं. तो इंसर्ट के लिए वी सिंपली राइट वेक्टर डॉट इंसर्ट एंड इसके अंदर सबसे पहले तो हम वो पोजीशन पास करते हैं जहां हम इंसर्ट करना चाहते हैं एंड उसके बाद वी पास द वैल्यू दैट वी वांट टू इंसर्ट. जैसे लेट्स सपोज वी वांट कि हमारे वेक्टर के अंदर यहाँ पर वैल्यू 100 इंसर्ट होकर आ जाए, यानी हमारे फाइनल वेक्टर के अंदर 1 2 100 3 4 एंड 5 वैल्यूज आए. तो हम 100 को कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, इंडेक्स नंबर 2 पर, विच इज वेक्टर डॉट बिगिन +2. तो यहाँ हम वेक्टर डॉट बिगिन +2 को पास करेंगे एंड वैल्यू के अंदर हम 100 को पास करेंगे. तो हमारा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा आएगा. तो लेट अस ट्राई दिस. वेक्टर डॉट इंसर्ट वेक्टर डॉट बिगिन +2 एंड वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं 100 के इक्वल. लेट अस क्लियर दिस एंड रन. तो हमारा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा निकल के आएगा. तो इंसर्शन के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो राइट की तरफ पुश होते चले जाते हैं. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ क्लियर फंक्शन. वी कैन सिंपली राइट वेक्टर डॉट क्लियर, जिससे हमारा पूरा का पूरा वेक्टर खाली हो जाएगा. लेट अस सेव इट एंड रन. तो उसके बाद कोई भी एलिमेंट हमारे पास आकर प्रिंट नहीं होगा. तो क्लियर हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देता है लेकिन वेक्टर की जो इंटरनल कैपेसिटी होती है वो सेम रहती है. तो अगर क्लियर करने के बाद हम प्रिंट करवाना चाहें अपने साइज को यूजिंग वेक्टर डॉट साइज एंड अपनी कैपेसिटी को, तो उस केस में हमारा साइज 0 हो चुका होगा लेकिन इनिशियली क्योंकि वेक्टर 5 कैपेसिटी का क्रिएट हुआ था तो उसकी कैपेसिटी अभी भी 5 के इक्वल है. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन कॉल्ड एम्प्टी. एम्प्टी को बेसिकली हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि हमारा वेक्टर एम्प्टी हो गया है क्या. तो हम सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं इस एम्प्टी. तो यहाँ पर we'll try to print empty. Let's save it. तो since we have cleared the vector, yes it is empty, तो उसके लिए हमारे पास 1 प्रिंट होकर आए which is equal to true. लेकिन अगर हम एलिमेंट्स को क्लियर नहीं करेंगे तो उस केस में वी आर गोइंग टू गेट अ फॉल्स, यानी 0 वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आएगी. सो दीज वर द मेजर फंक्शंस विच आर एसोसिएटेड विद वेक्टर्स. एंड क्योंकि दोनों इरेज एंड इंसर्ट फंक्शन हमारे वेक्टर के मिडिल में जाके कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो दीज आर जनरली वेरी कॉस्टली ऑपरेशन जिनको इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते. मेजॉरिटी जिन फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे वो ये फंक्शंस है एंड हमारे ये फंक्शंस है. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट वेक्टर आइटरेटर्स. तो वेक्टर्स के अंदर हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं, बिगिन एंड एंड, जो हमें बिगनिंग एंड एंडिंग आइटरेटर रिटर्न करते हैं. आइटरेटर को जब हम इमेजिन कर रहे हैं वी कैन इमेजिन इट लाइक अ पॉइंटर. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर हमने किया वेक्टर डॉट बिगिन तो हमारे पास जो आइटरेटर रिटर्न होगा, लेट्स कॉल इट IT,
वो आइटरेटर यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। मतलब हमारी मेमोरी के अंदर, एग्जैक्टली मेमोरी के अंदर ये वैल्यू जहाँ पर स्टोर्ड है उसकी लोकेशन हमें मिल रही होगी व्हेन वी डू वेक्टर डॉट बिगिन। और हमने पॉइंटर्स के अंदर ऑलरेडी सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास किसी चीज़ की लोकेशन है तो वी सिंपली यूज द डी रेफरेंस ऑपरेटर। हमारा जो स्टार ऑपरेटर होता है इसको हम डी रेफरेंस ऑपरेटर कह सकते हैं। अगर मैंने डी रेफरेंस किया वेक्टर डॉट बिगिन को तो हमारे पास सिंपली प्रिंट होकर आएगी वैल्यू 1 के इक्वल, यानी ये वाली वैल्यू। तो वेक्टर डॉट बिगिन 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को पॉइंट करता है। एंड हमारे पास एक और आइटरेटर होता है विच इज कॉल्ड वेक्टर डॉट एंड। वेक्टर डॉट एंड एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स में कि लास्ट इंडेक्स की तरफ पॉइंट करता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये हमेशा याद रखना है, वेक्टर डॉट एंड डज नॉट पॉइंट टू इंडेक्स n-1। वेक्टर डॉट एंड इंडेक्स -n-1 की जो अगली वाली मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें गार्बेज डेटा स्टोर हो सकता है वहां पर पॉइंट करता है। तो हमारा जो वेक्टर डॉट एंड कभी भी अगर हम करेंगे और उसे हम डी रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास 5 नहीं आएगा, हमारे पास रैंडम वैल्यू या डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर हमारे पास 0 वैल्यू प्रिंट होकर आ सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमेशा याद रखना है। इसे हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, लेट अस डिलीट दिस। एंड अगर हम प्रिंट करवाना चाहें वेक्टर डॉट बिगिन तो उस केस में वेक्टर डॉट बिगिन अपने आप में एक आइटरेटर हमारे पास रिटर्न होगा। एंड इसकी वैल्यू किसकी तरफ पॉइंट कर रही है? इसकी वैल्यू पॉइंट कर रही है 1 की तरफ। सिमिलरली अगर हम एंड करें तो यहाँ पर इफ वी ट्राई टू डू वेक्टर डॉट एंड तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव अस 5, इट्स गोइंग टू गिव अस 0, क्योंकि ये 5 की तरफ पॉइंट ही नहीं कर रहा, ये 5 के यानी लास्ट इंडेक्स के लास्ट पोजीशन के जस्ट अगले वाली वैल्यू की तरफ पॉइंट करता है। अब जैसे हमारे पास बिगिन होता है, जैसे हमारे पास एंड होता है, वी हैव 2 मोर आइटरेटर्स। एक होता है हमारा रिवर्स बिगिन एंड एक होता है हमारा रिवर्स एंड। ये दोनों कैसे वर्क करते हैं उसके लिए हमें आइटरेटर्स की यूजेज को समझना पड़ेगा। ठीक है, हमने बात किया वेक्टर डॉट बिगिन वेक्टर डॉट एंड नाम के आइटरेटर्स होते हैं, पर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जनरली हम इन आइटरेटर्स को यूज़ करते हैं अपने वेक्टर के ऊपर लूप्स लगाने के लिए। अब एक तो नॉर्मल जिंदगी है जिसमें हमने फॉर ईच लूप लगा दिया, एंड अदर इज दिस वेक्टर जिंदगी जिसके अंदर वी ट्राई टू लूप ऑन अ वेक्टर यूजिंग वेक्टर आइटरेटर्स। उसके लिए वी हैव टू क्रिएट एन आइटरेटर फ्रॉम स्क्रैच। अब आइटरेटर को कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे हमारा नॉर्मल लूप्स का आइटरेटर होता है जिसको आज तक हम लिखते आए हैं, जैसे इंटीजर i इज इक्वल टू 0 हमने क्रिएट कर दिया, ये हमारा एक नॉर्मल लूप का आइटरेटर होता है। ऐसे ही हम वेक्टर्स का भी एक आइटरेटर क्रिएट कर सकते हैं जिसका स्पेशल टाइप होता है कॉल्ड आइटरेटर। उसके लिए हमें लिखना पड़ता है वेक्टर इंट कोलन कोलन। बेसिकली हम स्कोप बता रहे हैं कि हम जो आइटरेटर क्रिएट करना चाहते हैं वो किस टाइप को पॉइंट करेगा, वो हमारे वेक्टर टाइप को पॉइंट करेगा। इसको नाम हमने IT दे दिया है, यू कैन नेम इट एनीथिंग, सम पीपल नेम इट ITR, सम पीपल जस्ट कॉल इट I। तो ये हमारा आइटरेटर हो गया। अब ये जो आइटरेटर है, इफ वी ऑलरेडी हैव अ वेक्टर, अब लेट्स सपोज वी हैव एन आइटरेटर कॉल्ड IT। अभी अगर हमने IT को क्रिएट किया है तो इसके पास कोई एज सच वैल्यू नहीं है, तो अभी हमारा IT कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारा आइटरेटर यहाँ से शुरू हो और एक एक वैल्यू आगे आगे बढ़ता जाए, तो हम अपने आइटरेटर को इनिशियलाइज कर सकते हैं विथ वेक्टर डॉट बिगिन। उसके बाद उसे बार बार हम प्लस प्लस करते रहेंगे। तो जैसे नॉर्मल इंटीजर को प्लस प्लस करते हैं वैसे ही हम आइटरेटर्स को प्लस प्लस करेंगे, तो वो एक एक पोजीशन आगे बढ़ता रहेगा और हम एक एक पोजीशन वाले एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। और फाइनली हमारा लूप कब रुकेगा? फाइनली हमारा लूप तब रुकेगा जब लास्ट इंडेक्स से आगे बढ़कर IT की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर IT की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर डॉट एंड के इक्वल। और जैसे ही IT की वैल्यू वेक्टर डॉट एंड के इक्वल हो गई तब हमें लूप से बाहर निकल जाना है। तो लूप हमारा तब तक चलता है जब तक माई आइटरेटर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर डॉट एंड। तो वी कैन राइट अ लूप विच रन्स ऑन दिस वेक्टर। आइटरेटर को लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसका टाइप बताना पड़ता है विच इज वेक्टर ऑफ इंट। फिर हम लिखते हैं आइटरेटर। हम आइटरेटर क्रिएट करना चाहते हैं, वी कॉल्ड इट IT। अब लूप लगाने के लिए वी स्टार्ट इट IT इक्वल्स वेक्टर डॉट बिगिन। IT जब तक नॉट इक्वल टू वेक्टर डॉट एंड है, हर बार हमें IT को करना है प्लस प्लस, एंड हर बार हम सी आउट कराना चाहते हैं हमारी जो IT की वैल्यू है। अब IT खुद अपने आप में आइटरेटर है, आइटरेटर को हमें डी रेफरेंस करना पड़ेगा, यानी जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है वहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है उसे प्रिंट करवाने के लिए वी यूज़ द स्टार ऑपरेटर एंड एंड ऑफ लाइन। लेट्स क्लियर दिस एंड रन। तो हमारे पास सिंपल लूप प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पर लूप काम वही कर रहा है जो हमारा फॉर ईच लूप करता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ आइटरेटर्स वी आर एबल टू एक्सेस द डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन जहाँ पे हमारे एड्रेस स्टोर होते हैं। तो प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लेट्स सपोज C++ को यूज किया जा रहा है टू डू समथिंग ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल के लिए व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, द प्रोजेक्ट वाज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वहाँ पर वी वर यूजिंग C++। तो C++ को जो प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किया जाता है तो वहाँ पर हमें कई बार ऐसे फंक्शंस होते हैं विच अलाउ अस टू डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी लोकेशंस। तो वहाँ पर हमारे आइटरेटर्स हो गए, पॉइंटर्स हो गए, ये काफ़ी हेल्पफुल प्रूव करते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर एक फॉरवर्ड लूप लगाया विद द हेल्प ऑफ आइटरेटर्स।
अब हमें अगर वेक्टर के अंदर बैकवर्ड लूप लगाना हुआ तो वहाँ पर वी यूज समथिंग कॉल्ड अ रिवर्स आइटरेटर. नाउ व्हाट इज अ रिवर्स आइटरेटर? रिवर्स आइटरेटर को आइटरेटर की तरह ही हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं. वी जस्ट राइट रिवर्स आइटरेटर. अब रिवर्स आइटरेटर बैकवर्ड शुरू होता है, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट होगा और वो यहाँ तक जाएगा. अब क्योंकि हमें रिवर्स फैशन के अंदर ट्रैवल करना है तो हमें ये पोजीशन चाहिए होगी. ये जो पोजीशन है वी गेट इट थ्रू वेक्टर डॉट आर बिगिन, यानी रिवर्स बिगिन. तो आर बिगिन मतलब रिवर्स बिगिन होता है जिसमें लास्ट इंडेक्स वाली पोजीशन मिलती है. एंड सिमिलरली वेक्टर के अंदर इसी तरीके से वेक्टर डॉट आर एंड होता है. आर एंड कहने का मतलब है रिवर्स एंड. और रिवर्स एंड कहाँ पर आता है? रिवर्स एंड 0th इंडेक्स पर नहीं आता, उससे जस्ट पहले वाली मेमोरी लोकेशन पे आता है. जैसे वेक्टर डॉट एंड लास्ट पोजीशन के बाद में आता है, रिवर्स एंड फर्स्ट पोजीशन से और भी पहले आता है. तो हम अपने रिवर्स वेक्टर की वैल्यू को शुरुआत कर सकते हैं आर बिगिन से, रिवर्स बिगिन से, एंड एंड कर सकते हैं व्हेन दिस इज इक्वल टू आर एंड. तो let us do this. Vector is equal to, let us start it with r begin and जब तक is not equal to r end. इस बार जब हमने एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे दे विल बी प्रिंटेड इन द रिवर्स फैशन. अब यहाँ पर ये जो हमें बार बार वेक्टर बनाना पड़ रहा है इस तरीके से इसका टाइप डिफाइन करके, बेसिकली इसे हमें अलग लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है. हम सिंपली ये जो पूरा का पूरा इसका टाइप है इसे फॉर लूप के अंदर ही लिख सकते हैं. अब जब हम इस तरीके का फॉर लूप लिखते हैं तो दिस इज वेरी खतरनाक फॉर लूप इफ यू लुक एट इट एंड इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. पर क्योंकि मॉडर्न C++ स्मार्ट है तो मॉडर्न C++ को समझ में आता है ये जो हम आइटरेटर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं दिस इज ऑफ आइटरेटर टाइप. एंड क्योंकि इसको आर बिगिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस इज ऑफ रिवर्स आइटरेटर टाइप. तो मॉडर्न C++ हमें कहता है ये पूरा टाइप आपको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी जगह हम एक सिंपल कीवर्ड लिख सकते हैं विच इज कॉल्ड ऑटो. जब हम ऑटो लिख देते हैं तो C++ ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि हम कौन से टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. इफ वी क्लियर दिस एंड रीरन आवर कोड तो हमारा कोड बिल्कुल नॉर्मली वर्क करेगा. एंड नॉर्मल आइटरेटर के लिए यानी जो बिगिन से स्टार्ट होता है और एंड से खत्म होता है उस केस में भी हम ऑटो को यूज कर सकते हैं. तो उस केस में हमारे पास फॉरवर्ड लूप आ जाएगा. तो बेसिकली वो जो बड़ा सा सिंटैक्स है, ये जो बड़ी सी लाइन है, ये हमें कभी लिखनी ही नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ द हेल्पफुल ऑटो कीवर्ड. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेक्टर कंटेनर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिस्ट कंटेनर. नाउ लिस्ट इज ऑल्सो अ सीक्वेंशियल कंटेनर लाइक वेक्टर्स, बट लिस्ट जो होते हैं वो इंटरनली इम्प्लीमेंटेड होते हैं एज अ डबली लिंक लिस्ट. डबली लिंक लिस्ट कहने का मतलब है कि लिस्ट को जब हम इमेजिन करते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स को हम पुश फ्रॉम बैक भी कर सकते हैं एंड पुश फ्रॉम फ्रंट भी कर सकते हैं. सिमिलरली एलिमेंट्स को हम पॉप फ्रॉम बैक भी कर सकते हैं एंड पॉप फ्रॉम फ्रंट भी कर सकते हैं. उसी तरीके से वी हैव एम्प्लेस बैक एंड एम्प्लेस फ्रंट. सो दिस इज द सिंपल सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट. लेट्स कम टू आवर कोड. लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं लिस्ट को एंड देन इन आवर कोड we create a list like this. We can create list integer L. धीरे धीरे एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए वी कैन यूज़ द पुश बैक फंक्शन. जैसे लेट्स सपोज हमने पुश बैक किया 1, उसके बाद वी आर ट्राइंग टू पुश बैक 2. सिमिलरली जैसे हमारे पास पुश बैक होता है वी हैव पुश फ्रंट, तो हम फ्रंट से भी एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं. हमने इंसर्ट किया लेट्स सपोज 3 एंड देन हमने पुश फ्रंट किया 5. तो लेट्स सेव इट. टू प्रिंट द एलिमेंट्स वी कैन सिंपली क्रिएट अ फॉर ईच लूप इंटीजर वैल्यूज़ L एंड हम सी आउट कर सकते हैं अपनी सारी वैल्यूज़ को विद सम स्पेस, सी आउट एंड ऑफ लाइन. लेट्स सेव इट, लेट्स रन. तो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए. अब ये एलिमेंट्स इस तरीके से प्रिंट होकर क्यों आए उसके पीछे का लॉजिकल रीज़न समझते हैं. सबसे पहले हमने पुश बैक किया 1 तो हमारी एम्प्टी लिस्ट के अंदर इफ दिस वाज आवर लिस्ट तो बैक से हमने पुश बैक किया 1 तो हमारे पास 1 आ गया. उसके बाद वी पुश बैक 2 फ्रॉम द बैक तो 2 इसके बाद में पुश बैक होकर आ गया. फिर फ्रंट से जब हमने 3 को पुश किया तो सामने की तरफ से हमारे पास 3 फ्रंट पे आ गया एंड सिमिलरली हमारे पास 5 आ गया. दैट इज वाई द ऑर्डर इज 5, 3, 1 एंड 2. एंड सिमिलरली जैसे हमने पुश बैक किया इफ वी रिप्लेस इट विद एम्प्लेस बैक तो भी हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है दैट विल बी द सेम रिजल्ट. जैसे हमने पुश बैक किया वैसे हम पॉप बैक भी कर सकते हैं एंड पॉप फ्रंट भी कर सकते हैं. एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के बाद इफ़ आई डू लिस्ट डॉट पॉप बैक तो पॉप बैक करने के बाद हमारे एलिमेंट्स से एक तो 2 डिलीट हो जाएगा एंड इफ़ वी डू लिस्ट डॉट पॉप फ्रंट तो हमारे एलिमेंट्स से ये 5 डिलीट हो जाएगा एंड वील जस्ट गेट 3 एंड 1. तो इसे प्रिंट करवाते हैं एंड वी हैव 3 एंड 1 इन द आउटपुट. तो इस तरीके से ये हमारे मेजर फंक्शंस हैं. इफ़ वी वांट टू इनिशियलाइज अ लिस्ट हम उसे सिंपली उसी सेम तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं जैसे हम किसी वेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं विद सम एलिमेंट्स. हम चाहें तो इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट भी करवा सकते हैं
तो these are all the values that we initialize the list with. And इसके अलावा size, erase, clear, begin, end, insert, front, back, ये सारे के सारे फंक्शन जो हम ऑलरेडी वेक्टर के अंदर डिटेल में कवर कर चुके हैं, ये हमारी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. बस 2 मेजर डिफरेंसेस होते हैं वेक्टर्स एंड लिस्ट के अंदर. सबसे पहला, वेक्टर इज इंप्लीमेंटेड एज अ डायनेमिक एरे, जबकि लिस्ट इज इंप्लीमेंटेड एज अ डबली लिंक लिस्ट. एंड बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ डबली लिंक लिस्ट, इसके अंदर हमारे पास फ्रंट के जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट सीक्वेंस कंटेनर जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ DQ. DQ is implemented as a double-ended queue and it is very similar to a list. इसे भी जब हम इमेजिन करते हैं, we can imagine it just like a list, यानी इसके 2 एंड्स है और दोनों एंड्स पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. इसके अंदर भी हमारे पास पुश बैक अगर है तो पुश फ्रंट भी है, पॉप बैक अगर है तो पॉप फ्रंट भी है, एम्प्लेस बैक है तो एम्प्लेस फ्रंट भी है, और ये ऑपरेशंस बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं, यानी रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा. अब एक DQ को क्रिएट करने के लिए दिस इज द जनरल सिंटैक्स. अच्छा, जब भी DQ वर्ड हम सुने, देयर आर 2 DQs इन प्रोग्रामिंग. एक DQ की ये स्पेलिंग होती है, एक DQ की ये स्पेलिंग होती है. इस DQ का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू, जबकि इस DQ का मतलब होता है किसी भी क्यू से एलिमेंट को पॉप करना. तो इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है. जो छोटे वाला DQ है, दैट स्टैंड्स फॉर अ डबल एंडेड क्यू, एंड दिस इज अ जेनेरिक वर्ड दैट वी यूज्ड फॉर पॉपिंग और डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ नॉर्मल क्यू. तो एक DQ को भी क्रिएट करते हैं. DQ को क्रिएट करने के लिए वी नीड टू इंक्लूड DQ, एंड क्रिएट करने के लिए हम सिंपली लिस्ट से DQ को रिप्लेस कर सकते हैं. वी कैन जस्ट राइट D हेयर, एंड यहाँ पर भी हम D लिख सकते हैं. तो हमारे एलिमेंट्स बिल्कुल सिमिलर मैनर में हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे. बाकी सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर मैनर में वर्क करेंगे. तो डिफरेंस हमारे पास ये होता है कि हमारी जो लिस्ट होती है, इंटरनली इट इज़ अ डबली लिंक लिस्ट, जबकि हमारी जो DQ होती है, इंटरनली DQ को इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक एरेज. एंड क्योंकि यहाँ पर एरेज आ गए, इन एरेज की वजह से DQ के अंदर रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, जबकि लिस्ट के अंदर रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है. रैंडम एक्सेस पॉसिबल होने का मतलब है कि DQ के अंदर अगर हमारे पास एक DQ अवेलेबल है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे पास स्टोर्ड हैं, तो हम रैंडमली किसी भी इंडेक्स की वैल्यू जाकर प्रिंट करवा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किया D of 2, तो ये एक वैलिड वैल्यू होगी जो हमारे पास प्रिंट होकर आएगी. जबकि अगर हम करेंगे लिस्ट ऑफ 2, तो उस केस में वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी वैल्यू. तो लेट अस वेरीफाई दिस. If I try to see out D of any index, तो let us run it. तो उस केस में हमारे पास वैलिड वैल्यू आएगी. लेकिन अगर इस DQ को हम कन्वर्ट कर दें टू अ लिस्ट, यहाँ पर हम लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहे हैं एंड यहाँ लिस्ट का हम इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में वी आर गोइंग टू गेट दिस एरर. तो अभी तक हमने अपने 3 सीक्वेंस कंटेनर्स को कवर कर लिया है. सीक्वेंस कंटेनर कहने का मतलब है जो अपने डेटा को कंटिग्यूअस मैनर में सीक्वेंशियली स्टोर कराते हैं. उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा है वेक्टर को, उसके बाद हमने पढ़ा है अपनी लिस्ट को, एंड उसके बाद हमने पढ़ा है अपने DQ को. अब आगे के नॉन सीक्वेंस कंटेनर्स को डिस्कस करने से पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्पेशल कंटेनर और अ स्पेशल थिंग कॉल्ड पेयर इन C++. अब जो पेयर्स होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द C++ यूटिलिटी लाइब्रेरी. तो पेयर्स को हम चाहें तो डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं. पेयर का मतलब होता है कि जब भी हम किन्हीं भी 2 वैल्यूज़ को, दिस इज़ वैल्यू 1, दिस इज़ वैल्यू 2, इन दोनों वैल्यूज़ के टाइप डिफरेंट हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं. अगर हम चाहते हैं अपने कोड के अंदर कि हम 2 वैल्यूज़ का ग्रुप बनाकर उन्हें एक साथ रखना चाहते हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ का हम एक पेयर बना सकते हैं. पेयर बनाने के लिए हम लिखते हैं पेयर, एंड देन वी नीड टू डिफाइन द टाइप्स ऑफ बोथ द वैल्यूज़, एंड वी कैन नेम द पेयर एनीथिंग, एंड राइट साइड में हम अपनी दोनों वैल्यूज़ को लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कम टू द कोड. पेयर को क्रिएट करने के लिए वी डोंट रियली नीड टू इंक्लूड एनीथिंग. हम सिंपली लिख सकते हैं कि हमें 2 इंटीजर वैल्यूज़ का अगर पेयर बनाना है, तो इस पेयर को हम नाम दे सकते हैं P, एंड इस तरीके से हम इसका टाइप बताते हैं. एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी दोनों वैल्यूज़ को पास करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फर्स्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी 1, सेकंड वैल्यू इज गोइंग टू बी 5. तो ये मेरा एक पेयर बन गया. अब पेयर्स के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू को एक्सेस करने के लिए वी सिंपली सी आउट P डॉट फर्स्ट, जिससे हम फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करते हैं, एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं P डॉट सेकेंड, जिससे हम अपनी सेकेंड वैल्यू को एक्सेस करते हैं. लेट्स रन इट. तो हमारे पास 1 and 5 इंडिविजुअली आ गए. ज़रूरी नहीं है पेयर्स दोनों सेम वैल्यूज़ का हो. इफ़ वी वांट वी कैन क्रिएट अ पेयर ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इंटीजर वैल्यू. तो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी. लेट्स सपोज आई पास द स्ट्रिंग कॉल्ड श्रद्धा. तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ इस तरीके से प्रिंट होकर आ जाएंगी. अब जैसे आज तक हम इंटीजर यूज़ करते आए हैं, नॉर्मल इंटीजर या नॉर्मल कैरेक्टर या नॉर्मल फ्लोट यूज़ करते आए हैं, वैसे ही आज के बाद हम इस नॉर्मल पेयर को भी उसी तरीके से एज अ डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक पेयर ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर क्रिएट किया, तो इसी सेम फैशन में अगर हमें इस इंटीजर की जगह भी एक पेयर चाहिए, तो हम सिंपली लिख सकते हैं पेयर ऑफ इंटीजर, एंड सेकेंड टाइप में भी हम एक और पेयर लिख देंगे ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर वैल्यूज़.
तो इस तरीके से हमारे पास एक ऐसा पेयर आ जाएगा जिसमें फर्स्ट वैल्यू तो इंटीजर है लेकिन सेकंड वैल्यू अपने आप में एक पेयर है। तो इस तरीके से हम पेयर ऑफ पेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी एन इंटीजर एंड सेकंड वैल्यू के अंदर हम पेयर ऑफ इंटीजर क्रिएट कर देंगे। तो हमारा पेयर दिखेगा कैसा, फर्स्ट वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, तो लेट अस पास 1 एंड सेकंड वैल्यू अपने आप में एक पेयर होना चाहिए। तो पेयर को कैसे पास करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस के अंदर इंटीजर एंड इंटीजर आ जाएगा, या फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स सपोज ये कैरेक्टर है, तो यहाँ पर कैरेक्टर हमने a लिख दिया एंड इसकी वैल्यू हमने 3 के इक्वल लिख दी। तो ये हमारा एक पेयर ऑफ पेयर बन गया एक तरीके से। अब इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू तो हमें पता है, जब हम p डॉट फर्स्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, लेकिन जब हम p डॉट सेकेंड करेंगे तो हमारे पास ये पूरा पेयर आने वाला है। जैसे वी सेव इट एंड रन, तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगा क्योंकि जो सेकंड वैल्यू हम प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा पेयर है। हमें चूज़ करना पड़ेगा इस पेयर में मुझे फर्स्ट चाहिए या सेकंड चाहिए। तो p डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट करके वी एक्सेस दिस a, ये वैल्यू तो 1 हो जाती है। सेकेंड वैल्यू का फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि खुद में एक पेयर है, दिस इज गोइंग टू बी a, सेकेंड एलिमेंट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम अपनी तीनों वैल्यूज़ को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे हमने पेयर ऑफ पेयर बनाया, ऐसे ही हम क्रिएट कर सकते हैं अ वेक्टर ऑफ पेयर। जैसे नॉर्मली वेक्टर ऑफ इंटीजर हम कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही हम वेक्टर ऑफ पेयर क्रिएट कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने पेयर का टाइप बताना पड़ेगा। तो ये हमारा वेक्टर ऑफ पेयर्स बन गया। इसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए या तो हम सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं 2 and 3, 3 and 4, एंड फिर हम चाहें तो एक लूप चला सकते हैं। लूप के अंदर हमारा जो हर एक वैल्यू होगी दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू अ पेयर। तो वेक्टर की हर एक वैल्यू आ जाएगी, उसमें हम सी आउट करेंगे अपने पेयर का फर्स्ट विथ सम स्पेस एंड अपने पेयर का सेकंड विथ एंड ऑफ लाइन। तो इस तरीके से हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट होकर आ जाएंगी। एंड हम चाहें तो यहाँ पर अपना पेयर टाइप बताने की जगह वी कैन सिंपली यूज़ द ऑटो कीवर्ड, तो उससे सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अच्छा, वेक्टर के अंदर अगर लेट्स सपोज हमें किसी पेयर को इंसर्ट करना है, यहाँ पर वेक्टर के अंदर इफ़ आई वांट टू इंसर्ट, तो इंसर्ट करने के लिए आई कैन यूज़ द पुश बैक फंक्शन। लास्ट में हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो पुश बैक फंक्शन के अंदर हमें अलग से एक पेयर बनाकर भेजना पड़ता है। तो पेयर के अंदर आई कैन पास द वैल्यू 4 and 5। तो या तो हम इस तरीके से किसी भी वैल्यू को पुश बैक कर सकते हैं अपने पेयर में और वो हमारे पास इंसर्ट होकर आ जाएगी, या फिर सेकंड तरीका होता है दैट वी यूज़ एम्प्लेस बैक। अब दोनों के बीच का, एम्प्लेस एंड पुश बैक के बीच का हमें डिफरेंस समझ में आएगा। जब हम एम्प्लेस बैक करते हैं तो हमें वैल्यूज़ का एज सच पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली 4 and 5 कॉमा से सेपरेट करके पास कर सकते हैं और एम्प्लेस बैक क्या करेगा, हमारे लिए ऑटोमेटिकली पेयर बना देगा। तो एम्प्लेस बैक क्या करता है, इन प्लेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है एट द टाइम ऑफ इंसर्शन, लेकिन पुशबैक अज्यूम करता है कि पहले से आपने ऑलरेडी पेयर बनाया हुआ होगा और इसका काम है सिर्फ उसे इंसर्ट करना या सिर्फ उसे ऐड करना एट द एंड ऑफ द वेक्टर। तो जब हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कर्ली ब्रेसेस से अगर हमने ऑलरेडी पेयर को बनाया हुआ है, तब हम पुशबैक को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इफ वी वांट कि इन प्लेस हमारी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हों तो वहाँ पर हम इन प्लेस बैक को कर सकते हैं। जनरली पुशबैक वाला जो सिंटैक्स है वो हमें प्रोग्रामिंग के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज इट इज़ फेयरली सिंपलर। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट एफिशिएंसी तो जनरली इन प्लेस बैक थोड़ा सा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू पुशबैक। तो दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही एक एक अपने पेयर को इंसर्ट कर देंगे। बट आई होप कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ सिंपली 4 and 5 पास करें तो उस केस में पुशबैक हमें एक एरर दे देगा बिकॉज इट कैन नॉट कन्वर्ट टू इंडिविजुअल वैल्यूज इनटू अ पेयर, बट एम्प्लेस बैक कैन डू इट। सो दिस इज हाउ पेयर्स वर्क इन C++। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं अपने नॉन सीक्वेंशियल कंटेनर्स की, जिनमें से सबसे पहला है हमारा स्टैक। नाउ स्टैक इज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। जब भी स्टैक को हम इमेजिन करते हैं, जैसे हमने अपनी बहुत सारी बुक्स देखी होंगी एक के ऊपर एक रखी हुई, उसे हम एक स्टैक ऑफ बुक्स कहते हैं। या हमने प्लेट्स देखी होंगी एक के ऊपर एक रखी हुई, उसे हम स्टैक ऑफ प्लेट्स कहते हैं। तो जब भी हम स्टैक को इमेजिन करते हैं, वी इमेजिन अ स्ट्रक्चर जिसमें चीज़ें एक के ऊपर एक रखी हुई है। और जब भी उसे C++ के लिए विजुअलाइज करते हैं, वी विजुअलाइज अ स्टैक लाइक दिस। इस तरीके का स्ट्रक्चर हम इमेजिन करते हैं जिसमें हम ऊपर वाली जो जगह होती है इसे अपना टॉप कहते हैं। हमारे स्टैक के अंदर एलिमेंट्स जब भी ऐड होते हैं तो वो सिर्फ टॉप से ऐड हो सकते हैं, और जब वो रिमूव होते हैं तो भी वो सिर्फ टॉप से रिमूव हो सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर एलिमेंट ऐड कर दिया, लेट्स सपोज हमने कोई एलिमेंट A ऐड कर दिया, फिर हमने कोई एलिमेंट उसके ऊपर B ऐड कर दिया क्योंकि टॉप से ही ऐड हो सकते हैं, फिर हमने टॉप से कोई एलिमेंट C ऐड कर दिया। अब जब हम इन एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे तो हम नीचे से रिमूव नहीं कर सकते, हमें पहले C को हटाना पड़ेगा, फिर हमें B को हटाना पड़ेगा, फिर हमें A को हटाना पड़ेगा। तो जब हम एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं तो कौन सा एलिमेंट सबसे पहले बाहर आता है, C सबसे बाहर आता है, और लास्ट में कौन इंसर्ट हुआ था, C लास्ट में इंसर्ट हुआ था। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ लास्ट इन फर्स्ट आउट
डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि जो वैल्यू लास्ट में इंसर्ट हुई थी वो अब फर्स्ट में बाहर होने वाली है। तो इस तरीके से हमारा स्टैक जो है वो वर्क करता है। अब स्टैक को क्रिएट करने के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। स्टैक को क्रिएट करने का जो सिंटैक्स होता है इट इज़ प्रिटी ईजी। हम सिंपली लिखते हैं स्टैक ऑफ इंटीजर एस। हम अपने एलिमेंट्स को स्टैक के अंदर पुश करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना पुश फंक्शन, या फिर वी कैन ऑल्सो यूज़ एम्प्लेस, दोनों की वर्किंग एक जैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया स्टैक डॉट पुश 1, तो हमारे स्टैक के अंदर 1 आ जाएगा। फिर हमने लिखा स्टैक डॉट पुश 2, तो हमारे स्टैक के अंदर 2 आ जाएगा। फिर हमने लिखा स्टैक डॉट पुश 3, तो हमारे स्टैक के अंदर 3 पुश होकर आ जाएगा। अब कभी भी हमें अगर चेक करना है कि हमारे स्टैक के टॉप पर कौन सा एलिमेंट है, तो हम डॉट टॉप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे स्टैक के टॉप पर 3 एलिमेंट है, तो अगर हम करेंगे एस डॉट टॉप तो हमारे ये प्रिंट होकर आएगी वैल्यू 3 के इक्वल। लेट अस ट्राई एंड क्रिएट अ स्टैक। लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस। स्टैक को क्रिएट करने के लिए वी नीड टू इंक्लूड स्टैक। तो यहाँ पर वी वांट टू क्रिएट अ स्टैक ऑफ इंटीजर्स कॉल्ड एस। एस के अंदर हम पुश कर देंगे 1 एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू पुश 2 एंड 3। जब हम सी आउट करें अपनी टॉप वैल्यू तो ये हो जाएगी एस डॉट टॉप एंड ऑफ लाइन। लेट्स सेव इट एंड रन। तो हमारे पास टॉप आ जाएगा 3 के इक्वल। अब अगर स्टैक से हमें एलिमेंट्स को पॉप करना है, पॉप करने का मतलब है रिमूव करना, तो उसके लिए हम पॉप फंक्शन यूज़ करते हैं। पॉप फंक्शन जो टॉप पर एलिमेंट होता है, सबसे ऊपर की तरफ जो एलिमेंट होता है, सबसे पहले उसे डिलीट करता है। उसके बाद हमारा टॉप चेंज हो जाएगा, फिर ये उसे डिलीट करेगा, फिर टॉप चेंज हो जाएगा, फिर ये उसे डिलीट करेगा। एंड पॉप के साथ में वी ऑल्सो हैव अ फंक्शन कॉल्ड एम्प्टी, जो चेक करता रहता है कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो एम्प्टी जैसे वेक्टर्स के अंदर वर्क करता है वैसे यहीं पर वर्क करता है। तो लेट्स क्रिएट अ लूप इन द स्टैक। इस तरीके के लूप जनरली आपको डीएसए क्वेश्चंस के अंदर बहुत बार देखने को मिलेंगे। हम चाहते हैं हमारा लूप तब तक चलता रहे जब तक आर स्टैक इज नॉट एम्प्टी। तो जब तक स्टैक इज नॉट एम्प्टी हमारा लूप चलता रहेगा, और हम क्या करेंगे, हर बार प्रिंट करवा देंगे अपने स्टैक के टॉप को। अब स्टैक के टॉप को एक बार हमने प्रिंट करवा दिया, तो हम चाहते हैं हम उस स्टैक के टॉप को पॉप भी कर दें, यानी डिलीट भी कर दें। एंड इंस्टेड ऑफ एंड लाइन यहाँ पर लेट अस गिव अ स्पेस एंड इसे सी आउट कर देते हैं एंड ऑफ लाइन। अब जब ये लूप रन करेगा, सबसे पहले लूप रन करेगा बिकॉज द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो हम स्टैक के टॉप को प्रिंट करवाएंगे। स्टैक के टॉप को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू प्रिंट होने वाली है 3 के इक्वल। उसके बाद हम स्टैक से पॉप कर देंगे इस वैल्यू को। पॉप करने का मतलब है दिस वैल्यू इज गोइंग टू गेट डिलीटेड। दोबारा से हम स्टैक के टॉप को प्रिंट करवाएंगे, टॉप का मतलब हम 2 को प्रिंट करवाएंगे, फिर ये वैल्यू पॉप हो जाएगी। फिर हम दोबारा टॉप को प्रिंट करवाएंगे तो 1 आएगा, फिर ये वैल्यू पॉप हो जाएगी। तो स्टैक के अंदर जिस ऑर्डर के अंदर हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, हमने पुश किया था 1 2 3, जब हम पॉप कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज रिवर्स फैशन में आती हैं, यानी 3 2 1। तो इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। लेट अस क्लियर दिस एंड रन। तो हमारे पास 3 2 1 आया। पुश हमने 1 2 3 किया था, लेकिन जब पॉप किया तो वो ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ साइज फंक्शन इन स्टैक, जो हमारे स्टैक का करेक्ट साइज प्रिंट करवाता है। एंड वी ऑल्सो हैव अ स्वॉप फंक्शन, जो एक स्टैक की वैल्यूज़ को दूसरे स्टैक के साथ स्वॉप कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने स्टैक क्रिएट किया है एस के इक्वल। अगर हम एक और स्टैक क्रिएट करना चाहते हैं ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ कॉल्ड S2, तो इनिशियली हमारा S2 एम्प्टी है। हम क्या करना चाहते हैं, हम S2 के साथ स्वॉप करना चाहते हैं अपने S को। तो स्टैक S यानी 1 के जो एलिमेंट्स होंगे वो S2 के अंदर आ जाएंगे और अब S खाली हो जाएगा। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम सिंपली सी आउट करवा देंगे S साइज विच इज़ गोइंग टू बी S डॉट साइज एंड ऑफ लाइन। एंड स्वॉपिंग के बाद हम S2 का साइज प्रिंट करवा देंगे। तो S का साइज इनिशियली तो 3 था, पर अब वो चेंज होकर 0 हो जाएगा, जबकि S2 का साइज अब चेंज होकर 3 के इक्वल हो जाएगा। तो वील गेट 0 एंड 3 एज आर आउटपुट। तो इस तरीके से हम 2 स्टैक्स की वैल्यू को चाहें तो स्वैप भी कर सकते हैं। सो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस ऑफ स्टैक। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है क्यू के इक्वल। अब क्यू इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। क्यू को जब हम इमेजिन करते हैं तो उसे हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें दिस पार्ट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड जनरली और रियर और द बैक पार्ट। क्यू के अंदर जो एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं वो बैक से होते हैं और जो रिमूव होते हैं वो फ्रंट से होते हैं। क्यू रियल लाइफ के अंदर हमने बहुत बार देखी होगी। हम कभी बैंक जाते हैं तो बैंक के अंदर एक लाइन ऑफ पीपल होती है, वो क्या होती है, वो हमारी एक क्यू होती है। कहीं भी अगर हमने टिकट काउंटर देखा होगा, दैट इज ऑल्सो अ क्यू। तो लोग कहाँ से खड़े होते हैं, लोग लाइन के अंदर लास्ट से आना स्टार्ट करते हैं और फ्रंट से बाहर जाना स्टार्ट करते हैं। तो क्यू को क्रिएट करने के लिए दिस इज द सिंटैक्स। हम सिंपली पुश कर सकते हैं क्यू के अंदर। जब हम एलिमेंट्स को पुश करेंगे, लेट्स सपोज इफ आई राइट क्यू डॉट पुश 1 2 एंड 3, तो बैक से रियर से 1 पुश होगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 पुश होगा 2 यहाँ आ जाएगा, 3 पुश होगा 3 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जब हम अपना फ्रंट चेक करेंगे तो क्यू के अंदर फ्रंट फंक्शन होता है, जिससे हम अपने फ्रंट एलिमेंट को चेक कर सकते हैं। अब जब हम एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, पॉप यानी रिमूव करने के लिए,
तो सबसे पहले पॉप होकर हमारे पास 1 आएगा, उसके बाद क्यू के फ्रंट पे 2 आ जाएगा, फिर 2 पॉप होगा तो 2 आ जाएगा, फिर क्यू के फ्रंट पे 3 आ जाएगा, फिर 3 पॉप होगा तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमारी क्यू कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगी। तो क्यू में जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को पुश करते हैं उसी ऑर्डर में वो एलिमेंट्स हमारे पास पॉप होकर आते हैं। तो जो स्टैक के लिए हमने पूरा कोड लिखा था उसी सेम कोड को वी कैन रिप्लेस स्टैक विद अ क्यू। लेट्स राइट क्यू हेयर, तो ये हमारी क्यू हो जाएगी, लेट्स कॉल इट क्यू। यहाँ पर क्यू के अंदर वी कैन ट्राई टू पुश एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3। अब हम एक लूप चला सकते हैं जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती। तो सेम फंक्शंस हैं क्यू के अंदर भी जो स्टैक के अंदर थे। तब तक इस बार टॉप की जगह हम क्यू के फ्रंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं विद सम स्पेस एंड क्यू से पॉप कर देंगे एलिमेंट्स को एंड लेट अस सी आउट एंड ऑफ लाइन। लेट अस सेव इट एंड रन। तो हमारे पास जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स पुश हुए थे उसी ऑर्डर में क्यू से पॉप होकर आ गए। तो हमारा पुश, एम्प्लेस, फ्रंट, पॉप फंक्शन, साइज फंक्शन भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है, एम्प्टी भी वैसे ही वर्क करता है एंड स्वैप फंक्शन भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। तो इन फंक्शंस को आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट क्योंकि इनको हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जिसकी हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड अ प्रायोरिटी क्यू। अब प्रायोरिटी क्यू इज अ वेरी स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर जिसके बारे में बाद में जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरनली व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अंडर द हुड। बट प्रायोरिटी क्यू का अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूं तो प्रायोरिटी क्यू इंटरनली एक मैक्स हीप स्ट्रक्चर को यूज करता है, मैक्स हीप या मिन हीप। अब मैक्स हीप एंड मिन हीप दोनों कंप्लीट बाइनरी ट्रीज होते हैं। तो इंटरनली इवन दो वी कॉल इट अ प्रायोरिटी क्यू, इंटरनली इट इज अ बाइनरी ट्री। तो इंटरनली एक ट्री स्ट्रक्चर है जो काम कर रहा है एंड ये ट्री स्ट्रक्चर एक स्पेशल ट्री स्ट्रक्चर है कॉल्ड अ मैक्स हीप और अ मिन हीप। अब मैक्स हीप की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। मैक्स हीप की स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि मैक्स हीप एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हमेशा जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो इस ट्री के टॉप पे होता है, इसीलिए इसका नाम मैक्स हीप है। मिन हीप की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो मिनिमम एलिमेंट होता है वो इसके टॉप पर होता है। साथ में देयर आर आल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड टू चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशन, पर उसके बारे में हम बाद में जाके डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट हीप्स। अभी के लिए हमें बस प्रायोरिटी क्यू के एसटीएल वाले पार्ट पर फोकस करना है। तो प्रायोरिटी क्यू को जब हम विजुअलाइज करते हैं वी ट्राई टू विजुअलाइज इट एज अ स्टैक। इसके अंदर हमारे पास एक टॉप होता है जिस टॉप पर हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट स्टोर होता है। अब इसे क्रिएट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से अपनी प्रायोरिटी क्यू को क्रिएट कर सकते हैं एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट बाय डिफॉल्ट वो एलिमेंट होता है जिसकी लार्जेस्ट वैल्यू होती है। तो लार्जेस्ट वैल्यू कहने का मतलब है हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो लेट्स सपोज अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर हमने पुश किया वैल्यू 5, तो उस केस में हमारा 5 टॉप पर आ जाएगा। उसके बाद लेट्स सपोज हम पुश करते हैं 3, तो क्योंकि 5 की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो टॉप पर रहेगा और 3 उसके नीचे आएगा। उसके बाद लेट्स सपोज हम पुश करते हैं 10, तो 10 की क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो वो ऊपर जाएगा। उसके बाद अगर हमने पुश किया 4, तो 4 10 और 5 से कम प्रायोरिटी है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब वैसे तो इंटरनली एक ट्री फॉर्म हो रहा होता है, सो दिस इज नॉट एक्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, पर इसे हम विजुअलाइज इसी तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्रायोरिटी क्यू होती है और प्रायोरिटी क्यू से जब हम एलिमेंट्स को पॉप करेंगे तो सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट पॉप होगा, फिर सेकंड लार्जेस्ट, फिर थर्ड लार्जेस्ट एंड फिर फोर्थ लार्जेस्ट। तो इस तरीके से हमारे जब एलिमेंट्स पॉप होकर आएंगे तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे। वी कैन ऑल्सो वेरीफाई इट। लेट्स क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू के लिए हमें अलग से कुछ इंक्लूड नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ क्यू को इंक्लूड करना पड़ता है। एंड यहाँ पर इफ़ आई ट्राई टू इंक्लूड प्रायोरिटी क्यू, इसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं 5, 3, 10 एंड 4। एंड जब हम प्रायोरिटी क्यू के टॉप एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। अब प्रायोरिटी क्यू में क्योंकि बाय डिफॉल्ट लार्जेस्ट एलिमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, बट इफ़ वी वांट द स्मॉलर एलिमेंट टू कम एट द टॉप, तो उस केस में हम एक रिवर्स ऑर्डर वाली प्रायोरिटी क्यू बिल्ड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें इस तरीके का सिंटैक्स लिखना पड़ता है। यानी अलॉन्ग विद द टाइप हमें वेक्टर ऑफ इंटीजर पास करना पड़ेगा एंड वी हैव टू पास दिस थिंग कॉल्ड ग्रेटर इंट। ये ग्रेटर इंट जो है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ फंक्टर। फंक्टर इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑब्जेक्ट जो हम पास करते हैं अपने कुछ काम करवाने के लिए। तो एक ग्रेटर इंट को हम एक तरीके से कंपैरेटर की तरह समझ सकते हैं। कंपैरेटर्स बेसिकली कुछ फंक्शंस होते हैं जो लॉजिक बताते हैं कि कंपैरिजन कैसे होना चाहिए, और कंपैरेटर्स को हम यूज़ करते हैं जब हमें डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना होता है। तो यहाँ पर तो एक ऑटोमेटिक कंपैरेटर होता है, पर जब हमें डिफॉल्ट का रिवर्स ऑर्डर चाहिए होता है तो हम इस तरीके से अपना फंक्टर या अपना कंपैरेटर पास कर सकते हैं। तो इफ़ वी वॉन्ट टू बिल्ड अ रिवर्स ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू, तो उसके अंदर पहले वेक्टर ऑफ इंटीजर पास करेंगे, देन वील पास ग्रेटर इंट एंड इसे सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो इस बार हमारे जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो हमारे पास रिवर्स होकर आ गया। तो क्यू के अंदर हमारे ये सारे के सारे फंक्शंस बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। साइज एंड एम्प्टी भी बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है जैसे स्टैक एंड क्यू के अंदर करता है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की अगर बात करें
तो क्यू के अंदर जो टॉप फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज कांस्टेंट, लेकिन हमारे जो पुश एंड पॉप फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज इक्वल टू बिग ऑफ log n, क्योंकि इंटरनली जो ट्री बिल्ड हो रहा है, ट्रीज के अंदर जनरली log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एंड वही सेम हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर क्यू की बात करें तो क्यू के अंदर पुश, फ्रंट एंड पॉप तीनों ऑपरेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है। स्टैक के अंदर भी पुश, टॉप एंड पॉप तीनों ऑपरेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है। तो प्रायोरिटी क्यू की सॉर्टिंग करने का काम करता है, तो वहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ डेडिकेटेड लेक्चर ऑन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेसिफिकली फॉर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स, तो हम चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट कंटेनर दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंटेनर. It is called map. Map is specifically used to store key value pairs. अब I like to visualize map as a table. इस तरीके से हम कोई टेबल इमेजिन कर सकते हैं जिसमें हमारे पास दो कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम के अंदर वी हैव सम की एंड सेकेंड कॉलम के अंदर वी हैव सम वैल्यू. अब मैप की स्पेशल चीज़ ये होती है कि इसके अंदर जितनी भी हमारी कीज़ होती हैं ये सारी की सारी यूनिक वैल्यूज़ होती हैं. देयर कैन नॉट बी अ डुप्लीकेट की. तो की कैन ऑल्सो भी इमेजिन लाइक अ रोल नंबर. जैसे कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर यूनिक होते हैं, स्टूडेंट्स के नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं. या अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारी एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक होती है, पर दो एम्प्लॉयज़ का नाम सेम हो सकता है. हो सकता है एम्प्लॉय 101 एंड 102 दोनों का नाम राहुल कुमार हो. सो दिस इज़ पॉसिबल. जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज वी हैव टू डिज़ाइन अमेजॉन यूजिंग C++, समहाउ वी हैव टू डू इट, एंड उसके अंदर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्लस उन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को स्टोर करना है. तो हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट्स यूनिक होने वाले हैं. तो लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट एक टीवी हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी लेट्स सपोज इज इक्वल टू 50. सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास एक लैपटॉप हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी हो जाएगी 100 के इक्वल. थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास हो सकता है हेडफोन्स हो जाएं या कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट, उसकी क्वांटिटी इज ऑल्सो इक्वल टू 50. तो हमारे पास प्रोडक्ट्स हमेशा कीज़ की फॉर्म में यूनिक रहेंगे, पर उनके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं, वो रिपीट हो सकती हैं. तो एक मैप को क्रिएट करने के लिए वी सिंपली राइट मैप एंड उसके बाद हम अपने की का टाइप बताते हैं, फिर अपनी वैल्यू का टाइप बताते हैं. जैसे यहाँ पर हमारी जो कीज़ हैं ये स्ट्रिंग होने वाली है. तो टीवी एक स्ट्रिंग है, लैपटॉप एक स्ट्रिंग है, हेडफोन एक स्ट्रिंग है. तो हमारा टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग एंड इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एन इंटीजर. तो इस तरीके से हम अपने मैप को क्रिएट करते हैं. और मैप के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए या फिर वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए वी कैन सिंपली यूज़ दिस सिंटैक्स. और जनरली हम इसी सिंटैक्स को यूज़ करते हैं. हम सिंपली लिखते हैं एम ऑफ की. तो हम कोई भी की लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एम ऑफ टी इज़ इक्वल टू 50. तो उससे हमारे पास ये एक पर्टिकुलर जो की वैल्यू पेयर है ये क्रिएट होकर आ जाएगा. अगर ऑलरेडी टीवी नाम की एग्जिस्ट करती है और हमने लिख दिया एम ऑफ टीवी इज़ इक्वल टू 100, तो ये जो पुरानी वैल्यू है यहीं पर आकर हमारी नई वैल्यू ओवरराइट कर जाएगी, पर एक नई की नहीं इंसर्ट हो सकती. तो पुरानी की के अंदर चाहे हमें चेंजेस करने हो, चाहे एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी हो, वी कैन यूज़ दिस सिंटैक्स. तो लेट अस ट्राई एंड क्रिएट अ मैप. मैप क्रिएट करने के लिए हमें ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा मैप को, एंड यहाँ पर हम एक मैप क्रिएट कर सकते हैं ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर. लेट अस कॉल इट एम ऑफ टीवी कैन बी इक्वल टू 100. उसी तरीके से एम ऑफ लेट्स सपोज लैपटॉप इज ऑल्सो इक्वल टू 100 एंड एम ऑफ हेडफोन्स इज इक्वल टू 50. तो इस तरीके से हमारा मैप के अंदर डेटा आ गया. हम चाहें तो एक फॉर ईच लूप लगा सकते हैं इस डेटा को प्रिंट करवाने के लिए. तो ऑटो, सिंस दिस डेटा इज़ अ पेयर काइंड ऑफ अ डेटा, तो ऑटो में हम पेयर पी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास हमारे मैप की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी. हम सी आउट कर देंगे p डॉट फर्स्ट एंड विथ सम स्पेस p डॉट सेकेंड. लास्ट में हम कर लेते हैं एंड ऑफ लाइन. लेट अस सेव इट एंड रन. तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई. अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस प्रिंट हुआ है, इस सीक्वेंस के बारे में देयर इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग. इनफैक्ट उसे देखने के लिए इसमें दो और वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं. एक हम ले लेते हैं टैबलेट्स. तो टैबलेट की लेट्स सपोज क्वांटिटी है 120 के इक्वल एंड लेट्स सपोज वन आइटम इज़ वॉच की क्वांटिटी 50 रखते हैं. अब जब हम इन आइटम्स को प्रिंट करेंगे, नोटिस करना है कि ये जो आइटम्स हैं ये सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हुए हैं. और वो जो सॉर्टेड ऑर्डर है वो हमारी कीज़ का सॉर्टेड ऑर्डर है. यानी हेडफोन्स लेक्सिकोग्राफिकली सबसे छोटी स्ट्रिंग है इन वैल्यूज़ के अंदर, क्योंकि H, L, T एंड W से पहले आता है. तो पहले हेडफोन्स प्रिंट हुआ, फिर लैपटॉप प्रिंट हुआ, फिर टैबलेट प्रिंट हुआ. और टैबलेट और टीवी में से भी, क्योंकि टैबलेट लेक्सिकोग्राफिकली छोटी वैल्यू है, T के बाद A पहले आता है, V बाद में आता है. तो टैबलेट पहले प्रिंट हुआ, TV बाद में प्रिंट हुआ. तो हमारा जो मैप होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डेटा को सॉर्ट कर देता है इन द असेंडिंग ऑर्डर.
तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारा डेटा सॉर्ट होकर आता है मैप के अंदर। तो यही दो मैप के सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला हमारी की यूनिक होती है एंड हमारा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होकर आता है। इसके अलावा मैप के साथ एसोसिएटेड और कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे एक हमारा इंसर्ट या एम्प्लेस फंक्शन होता है। इंसर्ट को हम यूज़ कर सकते हैं मैप के अंदर कोई नई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, जैसे इफ़ आई डू m.insert। तो इंसर्ट हम कर सकते हैं एक नया की वैल्यू पेयर इंसर्ट करने के लिए, या तो हम पूरा पेयर पास कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज माय फर्स्ट वैल्यू इज कैमरा एंड सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू 25। इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट्स क्लियर एंड रन। तो हमारे पास कैमरा यहाँ पर इंसर्ट होकर आ गया। हम चाहें तो एम्प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। उस केस में हमें सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यूज़ को पास करना है, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एंड उस केस में भी वील गेट द सेम आउटपुट। तो इस तरीके से हमारा इंसर्ट वर्क करता है। नेक्स्ट वी हैव काउंट। काउंट बेसिकली रिटर्न्स द नंबर ऑफ कीज़ जो हमारे मैप के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर सी आउट करें काउंट इज़ इक्वल टू, तो हम प्रिंट कर सकते हैं m.count और इसके अंदर हम की पास करते हैं। हमें काउंट चेक करना है फॉर लैपटॉप। तो काउंट बेसिकली हमें रिटर्न करेगा कि कितनी कीज़ हमारे मैप के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जिनकी वैल्यू लैपटॉप है। तो क्योंकि एक ही लैपटॉप वाली की एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा 1, बिकॉज देयर इज अ सिंगल की। इट डज नॉट रिटर्न द वैल्यू ऑफ लैपटॉप, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ काउंट ऑफ इंस्टांसेस जो हमारी की के साथ एसोसिएटेड है। अगर हमें किसी की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम सिंपली कर सकते हैं m ऑफ लैपटॉप। तो लैपटॉप की जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 100। तो लैपटॉप के सामने हमने 100 वैल्यू को स्टोर किया है। तो इस तरीके से हमारा काउंट वर्क करता है। नेक्स्ट वी हैव इरेज। हम चाहे तो किसी भी वैल्यू को इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के लिए वी सिंपली नीड टू राइट, लेट्स सपोज हमने लिख दिया m.erase एंड इसके अंदर हम अपनी की को पास करते हैं। जैसे अगर हमने TV पास कर दिया तो जब हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे उस केस में हमारे पास TV प्रिंट होकर नहीं आने वाला। इसके साथ में वी ऑल्सो हैव फाइंड। फाइंड हमारी किसी भी की वैल्यू पेयर को ढूंढने की कोशिश करता है। अगर वो वैल्यू मिल जाती है, इफ़ इट इज़ फाउंड, तो उस केस में हमारे पास उसका आइटरेटर रिटर्न होकर आता है। और अगर वो की वैल्यू पेयर या की हमें नहीं मिल पाती अपने मैप के अंदर, तो उस केस में वी गेट m.end, यानी हमारे पूरे मैप के जो लास्ट वैल्यू के भी अगला आइटरेटर है वो वैल्यू हमारे पास रिटर्न होकर आती है। तो हम यहाँ पर अपना एक बेसिक सा लॉजिक लिख सकते हैं दैट इफ़ m.find, हम किसी की को सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कैमरा को सर्च करते हैं। अगर कैमरा एग्जिस्ट करता है m.find इज़ नॉट इक्वल टू m.end, तो उस केस में तो कैमरा एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पर हम फाउंड प्रिंट करवा सकते हैं। एंड एल्स वाले केस में वी कैन प्रिंट नॉट फाउंड। लेट अस सेव इट। क्योंकि हमारे मैप के अंदर कैमरा एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हमारे पास फाउंड प्रिंट होकर आ गया। बट अगर हम ये m.emplace कैमरा रिमूव कर देते हैं तो उस केस में वी आर गोइंग टू गेट नॉट फाउंड। तो इस तरीके से हम फाइंड को यूज़ कर सकते हैं। एंड सिमिलर मैनर में हमारा साइज एंड एम्प्टी फंक्शन भी होते हैं जिन्हें हम अपने मैप के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं। अब ये तो हो गया हमारे एक नॉर्मल मैप के सारे फंक्शंस। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अदर टाइप्स ऑफ मैप्स, जिसमें एक हो जाता है मल्टी मैप एंड एक हो जाता है अनऑर्डर्ड मैप। मल्टी मैप की स्पेशल चीज़ ये होती है कि इसके अंदर हम मल्टीपल कीज़ को स्टोर कर सकते हैं। बाकी सारी फंक्शनैलिटी सेम रहती है, पर इस बार हम डुप्लीकेट कीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। बस डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कीज़ हैं तो इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज़ नहीं कर पाते। अगर मल्टी मैप के अंदर डेटा इंसर्ट करना है तो हमें इंसर्ट को यूज़ करना पड़ेगा। एंड इसके लिए अगर हम इरेज यूज़ करेंगे तो लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ मल्टी मैप। इसे क्लियर कर देते हैं। लेट अस रिमूव दिस एंड यहाँ पर लेट्स टर्न इट इनटू अ मल्टी मैप। मल्टी मैप का बाकी सारा सिंटैक्स हमारे पास वैसा का वैसा रहेगा। अब मल्टी मैप के लिए ये जो सारी वैल्यूज़ हमने ऐड की है यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें सिंपली करना पड़ेगा m.insert या m.emplace। हमने वैल्यू पास कर दी है TV एंड 100। इसी तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने TV को ही इस बार 4 टाइम्स इंसर्ट कर दिया। अगर ये एक नॉर्मल मैप होता तो उस केस में अगर हम TV को 4 टाइम्स इंसर्ट करते तब भी क्या होता, हम वैल्यू प्रिंट करवाते तो सिर्फ TV आता। लेकिन अगर हमने मल्टी मैप यूज़ किया है तो वील गेट 4 डिफरेंट वैल्यूज़ प्रिंटेड टू अस। एंड अगर हम यहाँ पर m.erase कर देंगे तो ये सारी की सारी लेट अस इरेज TV, तो ये सारी की सारी TV से मैच करने वाली कीज़ को रिप्लेस कर देगा। तो हमारा पूरा का पूरा मैप खाली होने वाला है। इट्स क्लियर दिस एंड रन। तो हमारा पूरा मैप खाली हो गया। बट अगर हमें TV की सिर्फ एक इंस्टांस को डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम आइटरेटर पास कर सकते हैं। तो आई कैन राइट m.find TV। तो इस TV का मेरे पास आइटरेटर आएगा। आइटरेटर होने का मतलब है एक्चुअल मेमोरी लोकेशन, और जहाँ पर भी वो मेमोरी होगी वो वाली TV की वैल्यू डिलीट हो जाएगी, जिसके बाद 4 में से एक वैल्यू डिलीट हो गई तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ प्रिंट होकर आने वाली है। सो दिस इज़ हाउ अ मल्टी मैप इंटरनली वर्क्स।
नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैप है जिसको शायद सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डीएसए के अंदर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एन अनऑर्डर्ड मैप। जैसे हमारा नॉर्मल मैप हमारी डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करता है, अनऑर्डर्ड मैप डेटा को अनऑर्डर्ड रखता है। ये डेटा को स्टोर करता है एक रैंडम ऑर्डर के अंदर, तो कोई भी डेटा कभी भी प्रिंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मल्टी मैप की जगह अगर हम लिखें अनऑर्डर्ड मैप, तो अनऑर्डर्ड मैप को हम ऊपर इंक्लूड भी कर सकते हैं लाइक दिस। वी हैव अनऑर्डर्ड मैप जिसके अंदर वैल्यूज़ को हमने इंसर्ट किया है। अच्छा, अनऑर्डर्ड मैप के अंदर वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो अभी अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास एक ही वैल्यू प्रिंट होकर आएगी विच इज़ टीवी। बट इन वैल्यूज़ को अगर हम चेंज कर दें, लेट्स सपोज वी हैव लैपटॉप, वी हैव फ्रिज, वी हैव वॉच, लेट्स क्लियर एंड रन। तो ये जो डेटा है दिस इज़ नॉट अ सॉर्टेड डेटा, हमारी की सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो दिस इज जस्ट रैंडम डेटा। अब इन तीनों मैप्स के अंदर मल्टी मैप को हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा हम अनऑर्डर्ड मैप को यूज़ करते हैं एंड उसके बाद हम अपने मैप को यूज़ करते हैं। अब अनऑर्डर्ड मैप एंड मैप के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इन टर्म्स ऑफ देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैप के अंदर जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, जैसे इंसर्ट हो गया, जैसे इरेज हो गया, जैसे काउंट हो गया, ये जो फंक्शंस हैं ये लॉगिन के अंदर वर्क करते हैं बिकॉज इंटरनली मैप इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। तो इसमें हमें ट्रीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, तो हमारे पास लॉगिन आ जाता है। लेकिन अनऑर्डर्ड मैप इंटरनली काफ़ी स्पेशल तरीके से इंप्लीमेंटेड होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो इंसर्ट हो गया या इरेज हो गया या काउंट हो गया, इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 निकल कर आती है। एमोर्टाइज टाइम यानी एवरेज टाइम, बहुत रेयर केसेस में द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टर्न्स आउट टू बी बिग ऑफ एन, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में प्रैक्टिकल यूजेज के लिए हम इसे बिग ऑफ 1 ही अज्यूम करते हैं। ये बिग ऑफ एन प्रैक्टिकली बहुत कम केसेस के अंदर आती है जहाँ पर मैप्स के अंदर कोई कोलिजन अकर करता है, बट अगर हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछता है कि अगर हमने कोई कोड लिखा है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन के लिए अगर हम अनऑर्डर्ड मैप के इन फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसे हम बिग ऑफ 1 कांस्टेंट ही अज्यूम करके चल रहे होते हैं। तो अंडर द हुड अनऑर्डर्ड मैप कैसे इंप्लीमेंट होता है उसे हम बाद में जाकर हैशिंग वाले चैप्टर के अंदर सीख रहे होंगे। अब जैसे मैप एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर कंटेनर हमने देखा, ऐसे एक और इंटरेस्टिंग कंटेनर होता है हमारे पास सेट, एंड सेट इज़ वेरी सिमिलर टू मैप। सेट की जब हम बात करते हैं तो सेट को हम कुछ मैथ के सेट की तरह इमेजिन कर सकते हैं, और सेट हमारा एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर सारी की सारी यूनिक वैल्यूज़ आकर स्टोर होती हैं, और ये यूनिक वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर हमारे पास आकर स्टोर हो रही होती हैं। सेट को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली इस तरीके से लिखते हैं। सेट के अंदर अगर हमें डेटा इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए वी यूज़ द इंसर्ट और द एम्प्लेस फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने कोड के अंदर इफ़ वी ट्राई टू क्रिएट अ सेट, तो उसके लिए हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपने सेट को। यहाँ पर ले आते हैं सेट ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ कॉल्ड एस। तो इस सेट के अंदर सिर्फ हमारी इंटीजर वैल्यू स्टोर होने वाली है। तो सेट के अंदर लेट्स सपोज हमने इंसर्ट किया 1 को, उसके बाद हम चाहें तो कुछ और वैल्यूज़ को भी इंसर्ट कर सकते हैं। हमने इंसर्ट किया 2, 3, 4 एंड 5, तो हम सेट की सारी वैल्यूज़ को वी कैन गेट देम प्रिंटेड। यहाँ पर लेट अस गेट आर वैल्यूज़ विथ सम स्पेस एंड यहाँ पर सी आउट कर देते हैं एंड ऑफ लाइन। तो ये हमारा सेट का पूरा कोड आ गया जिसमें हमारे पास सेट की ये सारी वैल्यूज़ आकर प्रिंट हो गई। अब अगर सेट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, लेट अस सपोज हमने 1, 2, 3 एक और बार इंसर्ट किया, पर उसके बाद अगर हम सेट का डेटा प्रिंट करवाएंगे तो 1, 2, 3 रिपीट होकर नहीं आएंगे, वो एक ही बार स्टोर होते हैं और वो यूनिकली ही स्टोर होते हैं। इनफैक्ट इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं विद द साइज ऑफ द सेट। इफ़ वी ट्राई टू प्रिंट द साइज़, तो ऐसा नहीं है ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ है तो इससे साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सेट का साइज़ 5 के इक्वल रहेगा क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को इग्नोर कर देता है और उन्हें बस एक ही बार स्टोर कराता है। एंड जो ऑर्डर सेट के अंदर हमारे पास आता है दैट इज़ अ सॉर्टेड ऑर्डर। अब सेट के अंदर भी जो हमारे बाकी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारा काउंट फंक्शन हो गया, इरेज हो गया, फाइंड हो गया, साइज, एम्प्टी, ये सारे के सारे फंक्शंस बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं जैसे हमारे मैप के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। एंड क्योंकि सेट भी इंटरनली यूज़ करता है एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री, तो इसके अंदर भी जो हमारा इंसर्ट हो गया, काउंट हो गया, इरेज हो गया, ये फंक्शंस बिग ऑफ लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर वर्क करते हैं, वेरी सिमिलर टू हाउ अ मैप वर्क्स इन C++। क्योंकि इंटरनली अंडर द हुड मैप और सेट जैसे क्रिएट होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही प्रोसेस होता है। अब इसके अलावा 2 और एडिशनल फंक्शंस हैं जिनको हम सीख सकते हैं सेट के लिए। अब ये जो फंक्शंस हैं ये उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते, पर फिर भी आई एम गोइंग टू कवर देम। सबसे पहले जो फंक्शन होता है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड लोअर बाउंड। लोअर बाउंड फंक्शन के अंदर हम जो भी वैल्यू पास करते हैं, लेट्स सपोज हमारी सेट के अंदर वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब लोअर बाउंड में लेट्स सपोज मैंने 4 वैल्यू पास की, तो सेट के लिए लोअर बाउंड फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करके देगा,
ये मुझे मिनिमम 4, अगर इसे 4 मिल जाता है तो ये मुझे 4 वैल्यू रिटर्न करके देगा, नहीं तो 4 से जस्ट बड़ी वैल्यू लोअर बाउंड मुझे रिटर्न करके देने वाला है। अगर मेरे सेट के अंदर 4 ही हो गया तो ये तो मुझे 4 देगा। तो लोअर बाउंड बेसिकली सेट्स अ कंडीशन कि मिनिमम, लोअर बाउंड मतलब मिनिमम इतनी वैल्यू तो मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो इसके जस्ट ऊपर इमीडिएट वाली जो वैल्यू है वो रिटर्न करके दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव अ सेट जिसके अंदर वी हैव 1 2 3 4 5 एंड एक 6 भी यहाँ पर ले लेते हैं। अगर हमारे पास 6 है और अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं सेट डॉट लोअर बाउंड, जिसमें हम चाहते हैं हमारे पास वैल्यू 4 आ जाए, तो लेट अस राइट लोअर बाउंड इज इक्वल टू, तो लोअर बाउंड हमें बेसिकली एक आइटरेटर रिटर्न करेगा फॉर 4, जिसे हम चाहें तो डी रेफरेंस कर सकते हैं। तो क्योंकि 4 ऑलरेडी हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल। लेट्स क्लियर एंड रन। तो हमारे पास वैल्यू आ गई लोअर बाउंड इज इक्वल टू 4। लेकिन अगर 4 सेट के अंदर नहीं होता तो 4 से जस्ट बड़े वाली वैल्यू जो भी सेट में है वो हमारे पास आती है, यानी हमारे पास 5 रिटर्न होकर आ जाता। लेट्स क्लियर दिस एंड रन। तो इस बार हमारे पास 5 आ गया। लेकिन अगर 4 से कोई भी बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती और 4 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज आर सेट डॉट एंड वैल्यू। बेसिकली जो एंडिंग आइटरेटर होता है वो हमारे पास आएगा, यानी कोई भी वैलिड आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। उस केस में अगर हम डी रेफरेंस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट होकर आएगी 0 के इक्वल। लेट्स क्लियर दिस एंड रन। तो इस बार लोअर बाउंड इज इक्वल टू 0। जैसे हमारे पास लोअर बाउंड होता है वैसे ही वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड अपर बाउंड। अब अपर बाउंड को अगर हमें समझना है तो हम एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। लेट्स सपोज वी हैव एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। इन कैरेक्टर्स के अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स हैं ए, वी हैव ट्रिपल बी, वी हैव सी एंड डी। अब इन कैरेक्टर्स के डिफरेंट इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल हैं 6 एंड 7। अब लेट्स सपोज हम चाहते हैं हमारे पास एक लोअर बाउंड वैल्यू आ जाए एंड एक अपर बाउंड वैल्यू आ जाए फॉर द कैरेक्टर लेट्स सपोज बी। हमने सेम ही बी कैरेक्टर पास किया। तो लोअर बाउंड का मतलब होता है कि वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन की। मतलब ये जो की हमने पास की है, हम जिस भी लोअर बाउंड को अपने को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वैल्यू बी से छोटी नहीं होनी चाहिए। यानी डेटा अगर हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में है तो हमें बी या बी से किसी बड़ी वैल्यू को ही सर्च करना है। तो इस वैल्यू के अंदर हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये हमारा लोअर बाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर द लोअर बाउंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस वैल्यू। लेकिन अपर बाउंड क्या कहता है? अपर बाउंड वैसे तो सिमिलर टू लोअर बाउंड लगता है, पर इसके अंदर छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि अपर बाउंड कहता है कि वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन की। इक्वल तो हो ही नहीं सकती, ग्रेटर देन होनी चाहिए। ग्रेटर देन कहने का मतलब है अगर की मेरी बी है तो बी में से तो कोई मेरा अपर बाउंड हो नहीं सकता। मेरा अपर बाउंड इन वैल्यूज में से पहली वैल्यू होगी, यानी इस केस में ये जो सी होगा दैट इज गोइंग टू बी द अपर बाउंड। तो इवन दो दोनों का मीनिंग सिमिलर है, अगर हम सेट का एग्जांपल लेंगे तो उस केस में उतना क्लियर नहीं होता। जैसे लेट्स सपोज अगर हम सेट का एग्जांपल लें और सेट के अंदर हम दो और वैल्यूज इंसर्ट करें 4 एंड 5, ये तो हमारे पास लोअर बाउंड हो गया। इसके बाद अगर हम अपना अपर बाउंड भी प्रिंट करवाना चाहें तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते अपना अपर बाउंड। लोअर बाउंड की 4 के लिए वैल्यू आएगी 4, लेकिन अपर बाउंड के लिए वैल्यू हमारे पास आएगी 5, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन की होनी चाहिए। तो लोअर बाउंड हमारे पास 4 आएगा, अपर बाउंड हमारे पास 5 आएगा। तो लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड की जो कंडीशंस होती हैं वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं, एंड डायरेक्टली किसी भी सेट से हम अपने लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ अ टिपिकल सेट वर्क्स। इसके अलावा हमारे पास दो और टाइप्स ऑफ सेट होते हैं। एक होता है हमारे पास मल्टी सेट जो मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। एक होता है हमारे पास अनऑर्डर्ड सेट जो बेसिकली एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड में अरेंज नहीं करता, ये रैंडम ऑर्डर में रखता है एलिमेंट्स को जब हम प्रिंट करवाएंगे। एंड दैट इज़ वाई इसके अंदर भी हमारे पास बिग ऑफ 1 हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रैक्टिकली देखने को मिलती है। बहुत रेयर केसेस में बिग ऑफ n जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पर प्रैक्टिकल केसेस के लिए हम इसे बिग ऑफ 1 ही अज्यूम करते हैं। दैट इज़ वाई जो हमारा अनऑर्डर्ड सेट एंड अनऑर्डर्ड मैप होते हैं दोनों बहुत ही ऑप्टिमाइज डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है डीएस इक्वेशंस के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट अस रिमूव दिस एंड यहाँ सेट की जगह लेट्स सपोज सेट के अंदर ही हमें पता है हमने 1 2 3 ऐड किया था तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अगर हम यहाँ पर सेट की जगह मल्टी सेट को यूज़ करें तो उस केस में हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी प्रिंट होकर आएंगे और सारे के सारे एलिमेंट्स किस में हैं? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज है। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक अनऑर्डर्ड सेट, जैसे ऊपर जाकर हम चाहें तो इंक्लूड भी कर सकते हैं अनऑर्डर्ड सेट को, लेट्स सेव इट एंड रन। तो उस केस में वी आर गोइंग टू गेट यूनिक वैल्यूज, बट द यूनिक वैल्यूज आर नॉट नेसेसरीली सॉर्टेड। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ गई, पर एज सच कोई फिक्स नहीं होता, ये रैंडम ऑर्डर के अंदर भी आ सकती, तो किसी भी ऑर्डर में ये वैल्यूज अपीयर कर सकती हैं। एंड क्योंकि अनऑर्डर्ड सेट के अंदर हमारा जो डेटा है वो सॉर्टेड नहीं होता, दिस इज अनसॉर्टेड डेटा, तो इसीलिए लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अनऑर्डर्ड सेट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता,
क्योंकि लोअर बाउंड अपर बाउंड तभी कैलकुलेट किए जा सकते हैं जब हमारा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड हो. नाउ बाय नाउ वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ कंटेनर्स, इनफैक्ट ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट कंटेनर्स जो डीएसए के लिए ज़रूरी होते हैं. प्लस वी हैव ऑल्सो कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइटरेटर्स विद कंटेनर्स एंड हमने फंक्टर्स का भी एक एग्जाम्पल देख लिया है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे, दोज आर आर एल्गोरिदम्स, जिनको हम फ्रीक्वेंटली प्रोग्रामिंग करते टाइम देखते हैं. अब वैसे तो C++ के अंदर बहुत सारी एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, पर हम जो एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे वो हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारी डीएसए क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होती हैं, जिसमें से द फर्स्ट एल्गोरिदम इज़ फॉर सॉर्टिंग. सॉर्टिंग करने के लिए हमारे पास बस एक सिंपल फंक्शन होता है सॉर्ट. अगर हमें किसी एरे को सॉर्ट करना है तो उसके अंदर बस हम सिंपली एरे का स्टार्ट पास कर सकते हैं एंड हम अपने एरे का एंड पास कर सकते हैं. अब अगर हमारा एरे कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेट्स सपोज दिस इज आवर एरे जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं एंड दीज एलिमेंट्स आर नॉट सॉर्टेड, तो इसके अंदर हम अपने एरे का जो स्टार्ट है उसका पॉइंटर पास करते हैं. अब एरे का नाम खुद अपने आप में एक पॉइंटर होता है, दैट इज वाई वी पास एरे. एंड हमारी एंडिंग पोजिशन क्या होगी? हमारी एंडिंग पोजिशन होगी एरे प्लस एन. एरे प्लस एन माइनस वन यहाँ पर पॉइंट करता है, दिस इज एरे प्लस एन माइनस वन. एंड एरे प्लस एन यहाँ पर पॉइंट करता है, मतलब हमारे पूरे एरे के जस्ट बाद वाली लोकेशन, क्योंकि एंड वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, तो इसीलिए हमें जस्ट बाद वाली पोजीशन पास करनी पड़ती है ताकि इतनी सारी वैल्यूज इंक्लूड हो और ये सारी की सारी सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए. तो एक तरीके से हम स्टार्ट एंड एंड की एक रेंज पास कर रहे होते हैं. तो लेट अस ट्राई टू यूज सॉर्ट. लेट्स सपोज हमने एक एरे क्रिएट किया ऑफ 5 नंबर्स, जिसके अंदर हमारे पास है 3, 5, 1 एंड 8 एंड 2. तो इसे सॉर्ट करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं अपना एरे एंड एरे प्लस एन. यहाँ पर हमारे एन की वैल्यू हो जाएगी 5 के इक्वल, तो इसे 5 लिख लेते हैं. एंड हम चाहें तो अपनी वैल्यूज़ को फिर प्रिंट भी करवा सकते हैं. वैल्यू ऑफ एरे, लेट अस सी आउट आर वैल्यू विद सम स्पेस एंड सी आउट एंड ऑफ लाइन. लेट्स रन आवर कोड. तो हमारा जो डेटा है वो हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर अरेंज होकर आ गया. यही सेम चीज़ वी कैन डू इट फॉर अ वेक्टर. तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक वेक्टर ऑफ इंटीजर होता तो उस केस में वीड हैव दीज वैल्यूज़. तो अपने वेक्टर के लिए हम सिंपली का पास कर सकते हैं अपने वेक्टर का बिगनिंग पॉइंटर. तो क्योंकि हमारे पास पॉइंटर नहीं होता तो यहाँ पर बिगनिंग पॉइंटर कहने का मतलब है हमारा जो आइटरेटर है जो ज़रूरत इंडेक्स की तरफ पॉइंट करता है. एंड यहाँ पर हम पास करते हैं अपने वेक्टर का एंडिंग आइटरेटर. तो इस तरीके से हमारा वेक्टर सॉर्ट हो जाएगा एंड फिर उसके एलिमेंट्स को हम प्रिंट करवा सकते हैं. तो एलिमेंट्स हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर अरेंज होकर आ गए. अब जनरली सॉर्ट को हम अपने वेक्टर्स को या एरेस को सॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और नॉर्मली जो सॉर्ट करता है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करता है. बट डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करने के लिए व्हाट डू वी डू? हम सॉर्ट में स्टार्ट एंड एंड के साथ साथ अपना एक कंपैरेटर भी पास करते हैं. कंपैरेटर इसे कह सकते हैं या फंक्टर कह सकते हैं. लेट्स कॉल इट अ कंपैरेटर. कंपैरेटर बेसिकली एक फंक्शन होता है जो हमारी कंपैरिजन का लॉजिक बताता है. जब भी सॉर्टिंग होती है, लेट्स सपोज हमें इन एलिमेंट्स की सॉर्टिंग करनी है, तो हमें 8 और 5 को कंपेयर करना पड़ेगा कि इनमें से कौन छोटा है, कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए. तो उसके लिए कुछ कंपैरिजन का लॉजिक होना चाहिए. बाय डिफॉल्ट जो कंपैरिजन का लॉजिक सॉर्ट के अंदर वर्क करता है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वर्क करता है. बट इफ़ वी वांट टू सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो उसके लिए हमें एक दूसरा कंपैरेटर पास करना पड़ेगा जो हमारा ग्रेटर इंट कंपैरेटर होता है. मतलब हम ग्रेटर रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं अपनी इंटीजर वैल्यूज़ को, एंड इस कंपैरेटर को जब हमें पास करना है हमें पेरेंथेसिस के साथ पास करना है. कई सारे यूट्यूब के ऊपर यूल सी ट्यूटोरियल्स जहाँ पे कोड लिख के कुछ एग्जीक्यूट नहीं कराया जाता, जहाँ पे सिंपली बस कोड की फोटो दिखा दी जाती है कि इस तरीके से हमारे कोड्स वर्क करते हैं. तो वहाँ पे यूल सी अ कॉमन मिस्टेक कि ये जो हमारा कंपैरेटर है इसके साथ का ये फंक्शन पेरेंथेसिस पूरा का पूरा मिसिंग होता है. तो इसको अगर हम यहाँ से मिसिंग छोड़ देंगे तो हमारा कोड वर्क ही नहीं करेगा. तो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हमें जो कोड पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार खुद से जरूर एग्जीक्यूट करके देखना है, या कोशिश करनी है कि लेक्चर्स को हम ऐसी जगह से पढ़ें जहाँ पे एटलीस्ट कोड को तो एग्जीक्यूट करा के सही तरीके से हमें आउटपुट दिया जा रहा है. तो अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो वी जस्ट नीड टू यूज दिस कंपैरेटर. इसे हम यहाँ पर वेक्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. बस लास्ट में एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है. तो वी कैन पास ग्रेटर इंट एंड सिर्फ अगर इतना लिखेंगे, लेट्स क्लियर दिस, तो यहाँ पे हमारे पास पहले से ही एक एरर आ रहा है. वी जस्ट नीड टू यूज़ दीज पेरेंथेसिस. रन करेंगे तो इस बार हमारा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर आ रहा है. अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल डेटा. लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक वेक्टर ऑफ पेयर होता, तो अगर हमारे पास वेक्टर के अंदर बहुत सारे पेयर स्टोर होते, पेयर्स के लिए कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं. 3, 1, 2, 1. लेट्स सपोज वी हैव 7, 1 एंड 5, 2. तो ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ हैं हमारे वेक्टर के लिए. इस वेक्टर को हमने यहाँ पर सॉर्ट कर दिया है. इस वेक्टर को हम सॉर्ट करना चाहते हैं अपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर. तो हमने इस तरीके से इसे सॉर्ट कर दिया. ये हमारा वेक्टर है. यहाँ पर ऑटो अपना पेयर कर लेते हैं p, एंड अपने पेयर की हम फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करवाएंगे. उसके बाद विद सम स्पेस अपने पेयर की हम सेकेंड वैल्यू प्रिंट करवाएंगे आफ्टर सॉर्टिंग, एंड फिर हम कर देंगे एंड ऑफ लाइन. लेट अस सेव इट, क्लियर एंड रन. तो
तो हमारे पेयर्स यहाँ पर सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होकर आ गए। अब बाय डिफॉल्ट हमारे जो पेयर्स सॉर्ट होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट पैरामीटर, ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट वैल्यू सॉर्ट होते हैं। तो 2 सबसे छोटी फर्स्ट वैल्यू थी, ये पहले आ गई, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर हमारे पास 7 आ गया। लेकिन लेट्स सपोज हमें तो अपना कस्टम लॉजिक बिल्ड करना है। कस्टम लॉजिक कहने का मतलब है अगर हमारे पास पेयर्स दिए हुए हैं उन्हें हम सॉर्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू के बेसिस पर हम अपने पेयर्स को कैसे सॉर्ट करें? हमारे पास पेयर्स के अंदर हैं 3 and 1, इसके अलावा वी हैव 2 and 1, वी हैव 7 and 1 एंड वी हैव 5 and 2। अब इन्हें किस तरीके से सॉर्ट किया जा सकता है? अब इन्हें सेकंड वैल्यू के बेसिस पर सॉर्ट करने के लिए वी नीड टू डिफाइन अ कस्टम कंपैरेटर। तो अब हम सीखने वाले हैं कि हम अपना कस्टम कंपैरेटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कंपैरेटर्स आर नथिंग बट बूलियन फंक्शंस जो कुछ बूलियन ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं बेस्ड अपॉन सम कंपैरिजंस। तो कस्टम कंपैरेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं, लेट अस कॉल इट बूलियन कंपैरेटर। हमने बस ऐसे ही इसे कंपैरेटर नाम दे दिया गया, यू कैन नेम दिस फंक्शन एनीथिंग। और इस कस्टम कंपैरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, जिस भी डेटा टाइप को हमें सॉर्ट करना होता है, जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम पेयर्स को सॉर्ट करें, तो कंपैरेटर के अंदर हम 2 इंस्टेंसेस ऑफ द पेयर पास करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक पेयर ले लेंगे P1 और एक पेयर ले लेंगे P2। एग्जाम्पल के लिए P1 हमारा कुछ भी वैल्यू हो सकता है, P2 हमारी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और हम इस कंपैरेटर के अंदर ये लॉजिक डिफाइन करते हैं कि P1 और P2 को कैसे सॉर्ट करना है। अगर 2 जेनेरिक पेयर्स को सॉर्ट करने का लॉजिक हमने बना लिया तो इट विल बी वेरी इजी टू अप्लाई द सेम लॉजिक ऑन ऑल ऑफ द पेयर्स। तो हम कोई भी 2 पेयर्स लेते हैं, 2 पेयर्स लेने का मतलब है हम सिंपली लिखते हैं पेयर ऑफ इंटीजर इंटीजर, एक P1 हो गया हमारे पास, एंड सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास एक P2 हो गया। अब हम लॉजिक लिखते हैं कि इन दोनों पेयर्स को हम कैसे सॉर्ट करेंगे। अब हमें सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड पैरामीटर, ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड वैल्यू, एंड सेकंड वैल्यू के बेसिस पर भी हमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक पेयर है A और B का, एक पेयर है C और D का। क्या हम कह सकते हैं अगर हमारा P1 पहले आ रहा है और अगर हमारा P2 बाद में आ रहा है और P1 का सेकंड अगर P2 के सेकंड से छोटा है तो ऑलरेडी ये सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर अरेंज है, यानी उस केस में हम रिटर्न कर सकते हैं अपनी ट्रू वैल्यू। यानी अगर हमारे ऑर्डर के अंदर P1 पहले आ रहा है, P2 पहले आ रहा है और हमें पता है कि P1 का जो सेकंड है दैट इज लेस देन P2 का सेकंड, तो उस केस में हमारा ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं ट्रू वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब P1 का सेकंड बड़ा है P2 के सेकंड से, तब तो ये ऑर्डर गलत है, तो उस केस में हम रिटर्न कर सकते हैं अपनी फॉल्स वैल्यू। तो ये हमने एक कस्टम कंपैरेटर बना लिया जो हमारे पेयर्स को सॉर्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेकंड वैल्यू। तो हम किन्हीं भी 2 जेनेरिक पेयर्स के लिए ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके अपने पेयर्स को सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना कंपैरेटर यूज करने के लिए हम सिंपली पास कर सकते हैं दिस कंपैरेटर वैल्यू एज द थर्ड आर्ग्यूमेंट। इसे क्लियर करते हैं एंड रन करते हैं। तो इस बार हमारे जो पेयर्स हैं वो सेकंड वैल्यू के बेसिस पर सॉर्ट होकर आए हैं। तो पहले 1 आया, फिर ये 1 आया, फिर ये 1 आया, फिर ये हमारे पास 2 आया। अब हम इसके अंदर लेट्स सपोज एक और कंडीशन ऐड करना चाहते हैं। कंडीशन हमारी ये है कि पेयर्स जो हैं वो सेकंड वैल्यू के बेसिस पर सॉर्ट तो हो जाए असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, लेकिन कभी भी अगर सेकंड वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ पर इन तीनों वंस की सेकंड वैल्यू सेम है, तो तब जो कंपैरिजन होना चाहिए वो फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पर होना चाहिए। तो उस लॉजिक को हम कैसे लिखेंगे? उस लॉजिक को लिखने के लिए इस कंपैरेटर के अंदर हम ये लिखेंगे कि अगर ठीक है P1 डॉट सेकेंड इज लेस देन P2 डॉट सेकेंड, तब तो ठीक है, तब तो रिटर्न कर दो ट्रू। लेकिन अगर P1 डॉट सेकेंड इज ग्रेटर देन P2 डॉट सेकेंड, तो उस केस में तो हमें पता है हमारी वैल्यू रिवर्स होनी चाहिए, यानी फॉल्स रिटर्न करना है। अब ये ग्रेटर देन एंड लेस देन वाले केसेस हमने कवर कर लिए, पर इक्वल टू वाला केस रह गया। तो इक्वल टू वाले केसेस के लिए हम बाद में चेक कर सकते हैं कि अगर P1 का जो फर्स्ट है वो लेस देन P2 का फर्स्ट है, तो उस केस में तो हम रिटर्न करना चाहते हैं ट्रू वैल्यू, और एल्स वाले केस में हम रिटर्न करना चाहते हैं अपनी फॉल्स वैल्यू। तो ये हमारा पूरा कंपैरेटर का लॉजिक आ गया, जिसमें सॉर्टिंग सेकंड पैरामीटर के बेसिस पे होगी, पर सेकंड पैरामीटर अगर इक्वल है तो सॉर्टिंग फर्स्ट पैरामीटर के बेसिस पर होगी। तो इसको भी क्लियर करके अगर रन करें तो इस बार सेकंड पैरामीटर के बेसिस पर तो सॉर्टेड है डेटा, फिर 2 आ रहा है, लेकिन जहाँ पर भी 1 इक्वल है वहाँ पर फर्स्ट वाली वैल्यू भी सॉर्टेड है, मतलब 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यूज यहाँ पर सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आ रही है। तो इस तरीके से कोई भी कस्टम लॉजिक हमें डिफाइन करना होता है, उसे हम इन द फॉर्म ऑफ कस्टम कंपैरेटर्स डिफाइन कर सकते हैं, और उसे सॉर्ट फंक्शन के अंदर एज अ थर्ड आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं, बोथ फॉर वेक्टर्स और फॉर आर एरे वैल्यूज। तो ये हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम हो गई। सेकंड इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है रिवर्स, जिससे हम किसी भी वेक्टर की वैल्यूज को रिवर्स कर सकते हैं। इट इज़ प्रिटी ईजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसके अंदर हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ आ जाएंगी, और अगर हमें रिवर्स करना है वेक्टर को, तो रिवर्स करने के लिए हम सिंपली अपना एक रिवर्स फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अपना बिगिनिंग पॉइंटर पास कर देंगे एंड वेक्टर का
एंडिंग पॉइंटर पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं अपनी वैल्यूज़ को, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वैल्यू, लेट अस रन इट। तो हमारे पास वैल्यूज़ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर आ गई। अच्छा, हम चाहें तो कुछ रेंज के लिए भी वैल्यूज़ को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ सी आउट कर लेते हैं एंड ऑफलाइन। लेट्स सपोज जिस रेंज के लिए हम वैल्यूज़ को रिवर्स करना चाहते हैं वो ये वाली रेंज है, तो उसके लिए वेक्टर डॉट बिगिन +1 एंड वेक्टर डॉट बिगिन +3 को हम पास कर सकते हैं। लेट्स क्लियर दिस एंड रन। तो इस बार सिर्फ 2 एंड 3 रिवर्स हुए हैं, बाकी का सारा डेटा हमारे लिए सेम है। सेम चीज़ हम सॉर्टिंग के केस में भी कर सकते हैं। बेसिकली हमारी जो स्टार्ट एंड एंड रेंज है वो डिफर कर सकती है। वी ऑल्सो हैव अ फंक्शन कॉल्ड नेक्स्ट परम्यूटेशन। नेक्स्ट परम्यूटेशन को मैं इसलिए कवर कर रही हूँ, वैसे इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता क्योंकि इसको हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर कवर किया था। नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या करता है, लेट्स सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग कॉल्ड ABC। अब ABC के अंदर ABC के क्या क्या पॉसिबल परम्यूटेशन होंगे, एक होगा ABC, एक होगा ACB, एक होगा BAC, BCA, CAB एंड CBA। तो ये 6 यानी n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर n लेंथ की स्ट्रिंग के लिए या n लेंथ के वेक्टर के लिए, एरे के लिए एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हमें ये स्ट्रिंग दी हुई है तो इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन ये हो जाएगी, ये दी हुई है तो इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन ये हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे परम्यूटेशंस लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। यानी हमें जो डिक्शनरी के अंदर ऑर्डर देखने को मिलता है, जो एक सॉर्टेड ऑर्डर होता है सारी की सारी वैल्यूज़ का, ये उस ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड है। तो अगर ABC का हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना है तो उसके लिए हम सिंपली नेक्स्ट परम्यूटेशन लिख सकते हैं। अगर ABC वेक्टर है तो वेक्टर का बिगिनिंग एंड एंडिंग पास करना है, अगर स्ट्रिंग है तो हम चाहें तो स्ट्रिंग का भी बिगिनिंग एंड एंडिंग पास कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस कॉमेंट दिस आउट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ स्ट्रिंग कॉल्ड ABC। अब ABC का हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन चाहिए तो हम सिंपली लिख सकते हैं नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग डॉट बिगिन एंड स्ट्रिंग डॉट एंड, एंड फिर जब हम सी आउट कराएंगे अपने S को तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन रिटर्न होकर आ जाएगा। लेट्स क्लियर दिस एंड रन। तो हमारे पास ABC का नेक्स्ट परम्यूटेशन यानी ACB आ गया। नेक्स्ट परम्यूटेशन जैसे होता है वैसे ही हमारे पास होता है एक और फंक्शन कॉल्ड प्रीवियस परम्यूटेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया BCA, तो BCA का प्रीवियस परम्यूटेशन होगा BAC। तो लेट्स टर्न इट इनटू BCA, लेट्स क्लियर दिस एंड रन। तो हमारे पास BAC आ गया। अब ये तो वैसे इनबिल्ट तरीका होता है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास अगर इंटरव्यूज़ के अंदर सवाल आता है टू सॉल्व फॉर नेक्स्ट परम्यूटेशन जहाँ पे STL यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो वहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसे हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड लेक्चर के अंदर कवर कर रखा है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इंटरनल लॉजिक ऑफ हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इट, तो उसे जाकर हम देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, जैसे स्वॉप हो गया, मिन मैक्स हो गया। मिन मैक्स आई एम श्योर हम सबको पता होगा मिन मैक्स क्या होता है। जैसे अगर हम चाहें तो सी आउट कर सकते हैं मैक्स ऑफ 4 एंड 5 एंड हम सी आउट कर सकते हैं मिन ऑफ 6 एंड 10। तो जो भी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होगी ये फंक्शंस हमें रिटर्न करके दे देते हैं। इट इज़ प्रिटी सिंपल। तो हमारे पास मैक्सिमम में 5 आ गया, यहाँ पे मिनिमम में 6 आ गया। स्वॉप इज़ बेसिकली यूज टू स्वॉप 2 वैल्यूज़। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है A = 5 एंड B = 10, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को स्वॉप करने के लिए हम स्वॉप फंक्शन को यूज़ करते हैं। फिर हम वैल्यूज़ को चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं A = A एंड सिर्फ A से ही वेरीफाई हो जाएगा। लेट अस क्लियर दिस एंड रन। तो A अगर 10 हो गया है तो B की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंटरनली 5 के इक्वल हो गई है। इसके अलावा वी हैव अ फ्यू मोर फंक्शंस। सबसे पहला हमारा मैक्स एलिमेंट एंड मिन एलिमेंट फंक्शन है। किसी भी वेक्टर से अगर हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेट अस क्लियर दिस एंड लेट अस अनकॉमेंट दिस पार्ट। अगर हमें सी आउट करनी है द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस वेक्टर, तो मैक्स एलिमेंट वेक्टर डॉट बिगिन एंड वेक्टर डॉट एंड इस तरीके से हम पास कर सकते हैं एंड ऑफ लाइन। तो ये जो फंक्शन है ये हमें उस एलिमेंट का आइटरेटर रिटर्न करेगा एंड उस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपली इसे डी रेफरेंस कर सकते हैं। लेट्स सेव इट एंड रन। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5 के इक्वल। सिमिलर तरीके से हमारे पास मिन एलिमेंट होता है तो वील गेट द मिनिमम एलिमेंट इक्वल टू 1। सिमिलरली वी हैव अ फंक्शन फॉर बाइनरी सर्च। किसी भी सवाल के अंदर लेट्स सपोज वी हैव टू परफॉर्म बाइनरी सर्च, तो उसे या तो हम स्क्रैच से लिख सकते हैं। वैसे बाइनरी सर्च के जनरली जो आपके पास सवाल आएंगे इंटरव्यूज के अंदर उसमें हमें मोस्ट प्रॉब्ली स्क्रैच से लिखना होगा, पर फिर भी इट इज़ गुड टू नो कि बाइनरी सर्च के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू सर्च करनी है तो हम सिंपली बाइनरी सर्च फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वी कैन पास द बिगिनिंग एंडिंग आइटरेटर एंड वो टारगेट जिसके लिए हमें सर्च करना है। तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन हमें बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि ये टारगेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जैसे यहाँ पर इस डेटा के ऊपर इफ़ आई वॉन्ट टू परफॉर्म बाइनरी सर्च, तो उस केस में अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं बाइनरी सर्च टू सर्च फॉर अ टारगेट विच इज़ इक्वल टू लेट्स से 4, तो उस केस में आर आउटपुट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1 यानी 4 एग्जिस्ट करता है। बट इफ़ वी वांट टू सर्च फॉर 10 तो 10 एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में हमारा आउटपुट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 0। इसके अलावा एक और थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शन होता है। ये जो फंक्शंस हैं दे आर यूज्ड टू काउंट सेट बिट्स इन अ नंबर।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ नंबर इक्वल टू 15. अब ये जो नंबर है, इफ़ आई नो दिस इज एन इंटीजर नंबर, तो ये इंटरनली 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है. 4 बाइट्स कहने का मतलब है 32 बिट्स की जगह लेता है मेमोरी के अंदर. 32 बिट्स की जगह लेने का मतलब है इट विल स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ जीरोस, और जब वो जीरोस के लास्ट वाले हम 4 बाइट्स देखेंगे तो 15 इज इक्वल टू दिस नंबर. अब इस नंबर के अंदर सेट बिट्स आर बेसिकली वो बिट्स जिनकी वैल्यू 1 के इक्वल है. तो ये जो ऑपरेशन होता है जनरली अगर हम कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कई सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहाँ पर हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं. वैसे प्रैक्टिकली कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये जो फंक्शन होता है दिस इज नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शन एंड दिस इज नॉट इवन वेरी एफिशिएंट, क्योंकि ये जो फंक्शन है दिस इज बिल्ट इनटू द जीसीसी कंपाइलर एंड दिस इज नॉट कंपैटिबल विद ऑल ऑफ द C++ कंपाइलर्स. दैट इज वाई प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर दिस इज नॉट अ वेरी यूजफुल फंक्शन, पर इफ यू डू कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं. तो अगर हमें नंबर 15 के सेट बिट्स यानी 1 वाले बिट्स काउंट करने हैं तो हम सिंपली इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना n, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 3 एंड 4 के इक्वल. तो आवर आंसर will be equal to value 4. तो उसे चेक भी कर सकते हैं. Let us clear this and run. Let us also delete this comparator. तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई नंबर है n is equal to 15, तो उसके लिए हम C out कर सकते हैं built in pop count and इसके लिए हम पास कर देंगे अपनी वैल्यू इक्वल टू n और ये हमें हमारे सेट बिट्स काउंट करके रिटर्न करके दे देगा दैट इज इक्वल टू 4. अब बिल्ट इन पॉप काउंट में अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है तब तो हम यही फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई लॉन्ग इंट वैल्यू आ गई. लॉन्ग इंट वैल्यू के लिए अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए हम 15 ही रख लेते हैं. तो लॉन्ग इंट वैल्यूज़ के लिए हम जनरली अपने फंक्शन के अंदर एक ट्रेलिंग एल को ऐड करते हैं विच स्टैंड्स फॉर लॉन्ग. तो इसके अंदर हमारे पास लॉन्ग वैल्यू आ जाएगी. और अगर हमारे पास ऐसा कोई वेरिएबल होता है जिसका डेटा टाइप है लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो उस केस में वी यूज़ बिल्ट इन पॉप काउंट डबल एल. तो डबल एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग लॉन्ग. तो इसे n2 एंड n3 कर लेते हैं. दिस इज n2 एंड n3. तो इस तरीके से डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए वी यूज द डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप. सो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स जिनको हमने कवर कर लिया है. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं. वी हैव लर्नड अबाउट अ लॉट ऑफ STL कंटेनर्स. वी हैव लर्नड अबाउट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट STL एल्गोरिथम्स. हमने आइटरेटर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा है. वी ऑल्सो सॉ कि फंक्टर्स किस तरीके से होते हैं एंड स्पेसिफिकली हाउ कैन वी ऑल्सो क्रिएट आवर ओन कस्टम कंपैरेटर्स. इसके अलावा भी हमने कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं अबाउट हाउ मैप्स, सेट्स, क्यूज, लिस्ट, DQs, ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट कंटेनर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज किस तरीके से वर्क करती हैं. तो आई होप कि यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. इस लेक्चर के अंदर हमने वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख ली हैं जो फ्रीक्वेंटली DSA को करने में यूज़ होती हैं व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स. अब इसके अलावा हो सकता है छोटा मोटा फंक्शन हो जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर बीच में कहीं पर कवर करें, पर जितने भी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले कंटेनर्स एंड एल्गोरिथम्स थे उनको हमने डेफिनेटली कवर कर लिया इस लेक्चर के अंदर. So if you have successfully completed today's lecture, you can mark your attendance down in the comments. You can just write completed C++ STL and you can also let me know the best part about the entire lecture. कौन सा ऐसा पार्ट था जहाँ पर हमें कुछ नया सीखने को मिला, जिस चीज़ को सीखने में हमने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया आज के लेक्चर के अंदर. इसके अलावा you can also share your DSA progress with me on Twitter, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. तो I hope that you have thoroughly completed C++ STL in today's lecture and you enjoyed this lecture a lot. I definitely enjoyed teaching this topic a lot and this is one of my favorite concepts in C++ that I like to teach. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.